गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है पढ़ने में मजा आ रहा होगा और काफी सारा बायोलॉजी का हिस्सा आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है। जैसे पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका हो गया, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी आपका हो गया, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं। परंतु अभी भी कुछ ऐसे चैप्टर बाकी हैं जिनमें हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा बेटा, है ना। तो इसलिए बायोलॉजी के सभी चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर को आप कम मत आकिएगा बेटा, है ना। ठीक है, तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे, डीपीएस सॉल्व कर रहे होंगे, आप टेस्ट दे रहे होंगे। आप कुछ बच्चों ने बार बार एक चीज बोली कि सर लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दें, सर लेक्चर छोटे करवा दो और छोटे करवा दो। बेटा मत देखो लेक्चर, ठीक है। कौन बोल रहा है लेक्चर देखने को, लेकिन जो बच्चे जिनको पढ़ना है, कोई कोर कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, उनके लिए बेटा लेक्चर तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। टीचर अपनी मेहनत से नहीं भाग रहे हैं, बच्चे पढ़ने से भाग रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत करो भाई, है ना। तो टीचर्स जो है सोच के ही कुछ कर रहे होंगे ना बेटा, इसलिए प्लीज, है ना, प्लीज फोकस ऑन स्टडीज। जो भी कर रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस मौके को चूके तो फिर अगला मौका 1 साल के बाद मिलता है बेटा, है ना। इसलिए पढ़ने पर फोकस कीजिए। चलिए, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो देखो बेटा, एक बात क्लियर कर दूं कि जेनेटिक्स में चूंकि कई सारे क्वेश्चंस ही बनते हैं मेंडलिज्म के ऊपर, ठीक है ना, और इसके अलावा पेडिग्री के ऊपर। तो वो क्वेश्चंस के लिए जो है ना, मैं आपको कुछ है ना, मैंने आपसे कहा पहले भी कहा बेटा कि हमने ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में उन वीडियो को लगाया हुआ है, ठीक है ना, है ना। तो वो क्वेश्चंस के लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो, पुराने जो वीडियो है जिनमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है, तो क्रैश कोर्स में जरूरी नहीं कि आप उन वीडियो को देखें, पर अलग से वो वीडियो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, ताकि आप उन वीडियो को देख सकें, आप उनको, और वो वीडियो आपको जो है वो हेल्प कर सकें, है ना। चलिए, तो बेटा देखो, सबसे पहले तो हम इतना समझ लेते हैं कि जब जेनेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे कुछ चीजें आती हैं जो हमें दिमाग में रखनी है। वो है, एक तो पहला चीज है इनहेरिटेंस के, मतलब इनहेरिट का मतलब क्या होता है, अगली पीढ़ी को कुछ देकर जाना, देना, दैट इज द इनहेरिटेंस के। और इनहेरिटेंस को इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी के। वंशागति जो वर्ड है उसका इंग्लिश वर्ड है हेरिडिटी, मतलब लाइक बिगेट्स लाइक, समान समान को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस जो है उसका हम कहते हैं इट इज द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। और कभी भी दो संतानें एक समान नहीं होती, उनमें डिफरेंस भी देखने मिलते हैं हमको, ठीक है। एक ही माता पिता के बच्चों में डिफरेंस देखने मिलते हैं, दैट इज द वेरिएशंस, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या हम बोलेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन के। जेनेटिक्स में हम जो है वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की हम बात करें तो जो वेरिएशंस था उसके बारे में जानकारी जो है वो 8000 से लेकर 1000 बीसी पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट हम देखें तो 1000 से लेकर 8000 वर्ष पहले तक जानकारी, लोगों को जानकारी थी। वे अच्छी नस्ल के एनिमल्स को पाला करते थे, उन्हें डोमेस्टिकेट किया करते थे। और इसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि भाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन का अच्छा एग्जांपल है पंजाब की साहिवाल काउट के। तो याद रखना, दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यू, यहां पर एक एमसीक्यू बन सकता है बेटा कि पंजाब की कौन सी काऊ की जो है वो नस्ल ऐसी है जो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। तो ये है साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब, याद रखना बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर अब आज देखो, जेनेटिक्स की जानकारी जरूर बहुत पहले से थी, लेकिन इसके फंडामेंटल्स, इसके सिद्धांतों की जानकारी हमको ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले नहीं मिली। मतलब यदि कहा जाए जेनेटिक्स जो है एज ए साइंस के रूप में कब सामने आया जब मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी हुई। इट इज इन 1900 के। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज 1900 में हुई थी। ह्यूगो डिब्रिस, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क ने की थी। हालांकि मेंडल ने काम कई साल पहले कर चुके थे, लेकिन मेंडल के कार्यों को ध्यान नहीं दिया गया। मेंडल की डेथ के बाद उनके मेंडलियन प्रिंसिपल्स की जो है वो रीडिस्कवरी हुई, और जब रीडिस्कवरी हुई तो उसके बाद दुनिया को मालूम चला किसके बारे में, कि जेनेटिक्स के बारे में मालूम चला, ठीक है। तो क्या लिखा देखो बेटा, ना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फोकस करते हैं। ग्रेगर मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने संकरण प्रयोग किए बेटा। दो डिफरेंट टाइप वैरायटी के प्लांट्स को इन्होंने आपस में क्रॉस कराया उन्होंने इसमें, और इसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मेटेरियल यूज किया वो गार्डन पी थे। साइंटिफिक नेम क्या है बेटा इसका, साइंटिफिक नेम याद रखना है पाइसम सेटाइवम इज दी साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पाइसम सेटाइवम इज दी साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। गार्डन पी याद रखना बेटा। स्वीट पी एक अलग है, स्वीट पी अलग होता है। स्वीट पी में लिंकेज के बारे में खोजा गया था, ठीक है। स्वीट पी इज दी लेथायरस ओडोरेटस के, लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है ना,
है ना। तो कंफ्यूज मत करना बेटा, सभी पी एक समान नहीं है, ठीक है। तो स्वीट पी लेथारस ओडोरेटस में आपको जो है आपको क्या देखने मिलता है, स्वीट पी लेथारस ओडोरेटस में आपको कई फीचर ऐसे देखने मिलते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। लिंकेज देखने मिलता है आपको। अब लिंकेज क्या होता है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लेते हैं कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे बगीचा मटर गार्डन पी पे किए थे, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे 7 इयर्स तक। ये हाईलाइटेड है, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे 7 साल तक, 1856 से लेकर 1863 तक। ईयर भी याद रखना है आपको, टोटल ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्हीं कामों कार्यों के आधार पर जो मेंडल ने काम किया उसी के आधार पर जो है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दिया गया, वंशागति के नियमों को दिया गया, ठीक है। पहली बार मेंडल ने जो है वो बायोलॉजी के अंदर किसी चीज को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को किया इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बड़े लार्ज सैंपलिंग साइज का इस्तेमाल किया इन्होंने, और इसी कारण से इनका जो डेटा जो मेंडल ने काम किया और जो उसका डेटा मिला, जो आंकड़े मिले, वो बड़े रिलेवेंट थे और बड़े ऑथेंटिक थे, क्योंकि उन्होंने बड़े सैंपल साइज का यूज किया इन्होंने जो है वो कई पीढ़ियों तक स्टडी किया इन्होंने इसमें, ठीक है। और इन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स का भी इन्होंने इसमें यूज किया। रेशियोज को निकाला इन्होंने, बताया कि कब डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई पड़ता है, कब रेसिस्टिव कैरेक्टर दिखाई पड़ता है, और उसी आधार पर जो है मेंडल के सिद्धांतों को दिया गया, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं हमारे सामने, आपके सामने जो है वो आप देखें कि आपके सामने जो है वो बगीचा मटर जो गार्डन पी में आपको 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि एक कैरेक्टर ऐसा है, देखो क्या होता है, जिसे हम होते हैं, हम कहते हैं कोई लंबा है, कोई छोट कम हाइट का है, ठीक है। किसी की आंखें ब्लैक है, किसी की आई ब्लू है, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या, आंखों का रंग कैरेक्टर है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे हमने कहा कि जो है बगीचा मटर गार्डन पी के सीड का कलर क्या है, हमने कहा येलो है या ग्रीन है। फ्लावर का कलर क्या है, हमने कहा वॉयलेट है या व्हाइट है। तो कोई भी कैरेक्टर जो है उसके अल्टरनेटिव कई फॉर्म हो सकते हैं बेटा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को इस्तेमाल किया, ठीक है। मतलब जब हम बोलते हैं 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, जब हम बोलते हैं 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि इन्होंने जो है कुल 14 वैरायटी का यूज किया, 14 वैरायटीज का यूज किया इन्होंने, है ना बेटा। 14 वैरायटी, देख भाई 7 पेयर कैसे हो गए, एक में वायलेट फ्लावर, एक में व्हाइट फ्लावर, एक में राउंड सीड, एक में रिंकल्ड सीड, एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट, है ना बेटा। तो कुल 14 वैरायटीज का इन्होंने इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है। और क्या कैरेक्टर थे ये, सीड पर क्या कैरेक्टर लिया इन्होंने। अब ये इंपॉर्टेंट के प्लीज इवेल्यूएट के ना, ये जो दे रखा है इसको इवेल्यूएट कीजिए, क्योंकि इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है, इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम करता है बेटा। जैसे देखो सीड शेप, सीड के ऊपर क्या लिया इन्होंने, 2 कैरेक्टर लिए, सीड शेप लिया, राउंड और रिंकल। राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर था, और रिंकल जो है, रिंकल क्या था, रिंकल जो है आपका है, रिंकल को हम बोलेंगे वो रेसिसिव कैरेक्टर था बेटा, के राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, रिंकल जो था वो रेसिसिव कैरेक्टर था बेटा। फिर इन्होंने सीड कलर को लिया येलो और ग्रीन, येलो सीड डोमिनेंट थे और ग्रीन सीड रेसिसिव थे। अब ये डोमिनेंट और रेसिसिव क्या होता है, इसको हम समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। कि डोमिनेंट और रेसिसिव का मतलब क्या है, यानी जब आप 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट को क्रॉस कराते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि अपने वायलेट फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी, उसमें यदि वायलेट फ्लावर आएंगे मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जो भी कैरेक्टर अपने आप को पहली जनरेशन में F1 जनरेशन में दिखाता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, कभी भी कोई जीन जो होता है बेटा, उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, उसे हम एलील कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं। मतलब ये है कि कैपिटल R जीन है जो है वो राउंड सीड के लिए, तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगा, रिंकल सीड। तो स्मॉल r जीन हो गया। कैपिटल जीन से आप डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, स्मॉल लेटर से आप क्या शो करते हैं, स्मॉल लेटर से आप रेसिसिव जीन को शो करते हैं, कैपिटल लेटर से डोमिनेंट को शो करते हैं, और स्मॉल लेटर से आप रेसिसिव को शो करते हैं। क्लियर। अब जब भी कभी कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक जीन, यानी एक जोड़े का एक जीन मदर से आता है, एक फादर से आता है। जोड़े का एक जीन मदर से आता है, एक फादर से आता है। मान लो मदर से कैपिटल R आया, फादर से कैपिटल R आया, तो क्या बन गया, राउंड सीड बन गया। मान लो मदर से स्मॉल r आया, फादर से स्मॉल r आया, तो क्या बन गया, रिंकल्ड सीड बन गया। फादर से कैपिटल R आया, मदर से स्मॉल r आया, तो क्या बन गया, राउंड बना। तब ये मतलब ऐसा जब कभी जो है वो एक जोड़े के अंदर दोनों जीन एक समान होते हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन है।
जब किसी जोड़े में दोनों जीन एक समान होते हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन है, और एक जीन होता है और उसका एक अल्टरनेट फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, उसके लिए हम एलिल वर्ड यूज करते हैं। एक जीन होता है और उसका एक अल्टरनेट फॉर्म होता है तो हम एलिल वर्ड का यूज करते हैं। एक जीन हो और उसका एलिल हो, एक जीन हो और उसका एलिल हो, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन जो होती है उसमें जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट जीन होता है। क्लियर? कोई डाउट, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो, सीड शेप, सीड कलर, दो कैरेक्टर गए, ठीक है। फिर फ्लावर पे कैरेक्टर क्या हो गया, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, ठीक है। पोड पे क्या हो गया, फली पे पोड शेप एंड पोड कलर, और स्टेम में एक ही कैरेक्टर है, टॉल एंड ड्वार्फ के। तो ये कैरेक्टर्स के जोड़े याद रखना बेटा, ठीक है। यानी ऐसे मैंने जो है गार्डन पी में मेंडल ने फ्लावर पर कितने कैरेक्टर स्टडी किए, फ्लावर पे टू पेयर ऑफ कैरेक्टर स्टडी किया, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। सीड में सीड कलर एंड सीड शेप के, पोड में पोड कलर और पोड शेप, ठीक है ना। और लेंथ के लिए जो उन्होंने एक ही कैरेक्टर स्टेम हाइट के लिए उन्होंने यूज किया, ठीक है। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस सेल पोलिनेशन कराएंगे आप, कैपिटल टी क्रॉस कराया, कैपिटल टी, अगली पीढ़ी में कैपिटल टी बना, मतलब आप जो है वो लगातार सेल्फिंग कराते रहेंगे, बाहर से कोई नया कैरेक्टर नया जीन नहीं आएगा, तो प्रोजनी एकदम समान मिलेगी आपको। इसे बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन का इस्तेमाल किया, मैंने कहा ना 14 वैरायटी यूज की उन्होंने, ठीक है। कैसे, स्टेम हाइट के लिए टॉल और ड्वार्फ, ठीक है ना। फिर फ्लावर कलर के लिए वॉयलेट एंड व्हाइट, फिर फ्लावर पोजीशन के लिए एक्सेल एंड टर्मिनल, फिर पोर्ट शेप के लिए इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, फूली हुई फली या संकुचित फली, पोर्ड कलर के लिए ग्रीन एंड येलो, सीड शेप के लिए राउंड एंड रिंकल, सीड कलर के लिए येलो एंड ग्रीन, ये कैरेक्टर इसके। तो याद रखना बेटा। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड देख रहे हैं, तो जितनी भी आपके टेबल्स दे रखी हैं एनसीईआरटी में बेटा, जितने डायग्राम दे रखे हैं, जितने टेबल दे रखे हैं, दी ऑल आर इंपॉर्टेंट के, जितनी भी टेबल्स दे रखी है एनसीईआरटी में, जितने भी आपके डायग्राम्स दे रखे हैं बेटा, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस आपको नहीं करना है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, बात करते हैं और उसके इन्फ्लुएंसेस की क्या मिला, उससे हमको क्या निष्कर्ष मिला, हमें क्या मिला उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं बेटा, हम एक काम करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं आगे कि जब भी कभी बेटा हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, इसका मतलब है एक बार में एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन करते हैं। मेंडल की सक्सेस का सबसे बड़ा राज यह था कि मेंडल स्टडीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मेंडल ने एक बार में एक जोड़ी लक्षण का ही अध्ययन किया, मेंडल ने एक बार में एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन किया, एंड ही स्टडीड वन पेयर ऑफ कैरेक्टर एट वन टाइम। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि जितने अधिक पेयर ऑफ कैरेक्टर वो यूज करते हैं उतने अधिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, और जितने अधिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको कैलकुलेट करना उतना मुश्किल होता, जितना मुश्किल होता रिजल्ट उतना आसानी से निकाल नहीं पाते, ठीक है। अब जब कभी हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें हम बोल रहे हैं आपसे कि स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर एट वन टाइम, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर एट वन टाइम, ठीक है। एक बार में एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन करना कहलाता है क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने क्या कहा, हमने मान लो हमने जो है स्टेम हाइट का कैरेक्टर लिया, तने की लंबाई का कैरेक्टर लिया, तो हमें मालूम है एक प्लांट होता है टॉल, प्योर टॉल को हमने क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ से, ठीक है ना। प्योर का मतलब होमोजाइगस, प्योर का मतलब यहां पर क्या है बेटा, होमोजाइगस। जब भी हम प्योर वर्ड यूज करते हैं मतलब होमोजाइगस जीनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या है, मतलब किस तरह के जीन्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, उसे जीनोटाइप बोलते हैं। कैपिटल टी जीनोटाइप है, कैपिटल टी जीनोटाइप है, उसके कारण प्लांट दिखाई पड़ रहा है टॉल, तो टॉलनेस का कैरेक्टर क्या है, फिनोटाइप है। यानी जो आप देख पा रहे हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है जीन का जो प्रकटीकरण है वो क्या है बेटा, वो फिनोटाइप है, और जो जीन का कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो जीनोटाइप है। जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो जीनोटाइप है, और जीन के कॉम्बिनेशन के कारण जैसा दिखाई पड़ रहा है वो फिनोटाइप है। मान लो कैपिटल आर जीन प्रेजेंट है, राउंड सीड है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, राउंड सीड है, कि स्मॉल आर है, रिंकल सीड है, तो स्मॉल आर जीनोटाइप, रिंकल सीड फिनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप, राउंड सीड फिनोटाइप। तो जो दिखाई पड़ रहा है वो फिनोटाइप है, जो जीन के कारण, एंड जीनोटाइप का मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ही फिनोटाइप होता है, ठीक है।
तो टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया हमने क्या किया, कैपिटल टी को हमने स्मॉल टी से क्रॉस कराया। तो ये क्या है, ये हो गया पेरेंट्स, तो इसे बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। ये हो गया पेरेंट्स, इसे बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं हम, ठीक है ना। इनको क्रॉस कराने पर जो पहली पीढ़ी बनेगी उसे F1 जनरेशन बोलेंगे। तो चलिए हम क्रॉस कर भी देखेंगे और क्या रिजल्ट निकला उस पर भी बात करेंगे यहां पे हम, ठीक है ना। क्लियर। पहले हम समझ लें कि मेंडल ने जो जिनको हम आज जीन बोलते हैं, मेंडल ने उनके लिए फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया था। जिनको हम आज जीन कहते हैं, मेंडल ने उसके लिए फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया था। मतलब मेंडल ने के जो फैक्टर थे वो आज के जीन है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है ये। और एक जीन वास्तव में डीएनए से बना होता है। इट्स ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज हैविंग ए पर्टिकुलर मैसेज और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। इसमें एक विशेष सूचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जीन कहते हैं बेटा। क्लियर। बट जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट एलील, मैंने आपसे कहा एक जीन है और उसका जो अल्टरनेट फॉर्म है, एक जीन है और उसका जो अल्टरनेट फॉर्म है, एक जीन है और जो उसका अल्टरनेट फॉर्म होता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम एलील बोलते हैं। जीन के अल्टरनेट फॉर्म को क्या बोलते हैं, हम एलील कहते हैं इसको हम, क्लियर, ठीक है। और एलील डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकते हैं। डोमिनेंट एलील अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्थाओं में एक्सप्रेस करता है, जबकि रेसेसिव एलील अपने आप को केवल होमोजाइगस अवस्था में एक्सप्रेस करता है। क्लियर। देखो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हमने क्या किया, हमने जो है वो समझना बेटा ध्यान से, ठीक है ना। हमने एक टॉल प्लांट को हमने एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया। ये क्या हो गया, ये पेरेंटल जनरेशन हो गया। कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है, इसका स्मॉल टी जीनोटाइप है। अब क्या करेगा बेटा, इसमें होगी मियोसिस, गैमिट बनेंगे बेटा, है ना। मियोसिस स्पोर बनेंगे, गैमिट बनेंगे, मियोसिस हुआ, इससे गैमिट बना, कैपिटल टी गैमिट बनेगा, इससे स्मॉल टी गैमिट बनेगा। दीज आर दी गैमिट्स, ठीक है ना। कैपिटल टी गैमिट बनेगा, स्मॉल टी गैमिट बनेगा, है ना। गैमिट म्यूसिस के बाद बनते हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीन गैमिट में एक्चुअल पेरेंट की से नॉर्मल सोमेटिक सेल की तुलना में आधे होते हैं। मान लो कैपिटल टी था तो एक ही कैपिटल टी यहां पर आएगा गैमिट के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ फर्टिलाइजेशन, अब हुआ बेसिक स्टेप है, तो अब हुआ फर्टिलाइजेशन। तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया और ये कहलाती है बेटा F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, F1 जनरेशन बोलते हैं इसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। कैसी होगी बेटा, ऑल टॉल प्लांट, सभी टॉल दिखाई पड़े यहां पे। इसका मतलब यह हुआ कि सभी प्लांट टॉल है। इसका मतलब यह है कि जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब वो हेटेरोजाइगस है, और वो कैरेक्टर हमको एक ही कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है ना। टॉल और डॉर्फ में केवल टॉलनेस दिखाई पड़ रहा है। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो पहला तो यहां पे निकल के आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस निकल के आ गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, डोमिनेंस का नियम कहता है जब दो एलील एक साथ रहेंगे तो एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा वाला सप्रेस जाएगा, तो जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट एलील हो गया यहां पे, ठीक है ना। क्लियर। F1 जनरेशन में आपको डोमिनेंट एलील देखने मिलता है, डोमिनेंट कैरेक्टर आपको देखने मिलता है, ठीक है। जो एलील शो करेगा डोमिनेंट कैरेक्टर अपने कैरेक्टर को, वो डोमिनेंट एलील कहलाएगा, ठीक है। जो भी कैरेक्टर, मान लो आपने एक, सपोज करते हैं आपने ब्लू फ्लावर वाले प्लांट को आपने जो है वो एक व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराया, आपको ब्लू फ्लावर मिला, तो ब्लू इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर, ठीक है। अब क्या हो गया, F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला आपको। अब इसमें कुछ मेल होंगे, कुछ बेटा फीमेल होंगे, इसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों होगा। प्लांट है तो दोनों पार्ट इसके अंदर होंगे। हमने इसकी सेल्फिंग करा दिया, इसको हमने सो परागण कराया हमने। तो एक अब चूंकि जो गार्डन पी की खास बात है कि गार्डन पी को आप टच ना करें, छेड़ ना करें, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, ऑटोगेमी करता है, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या क्या सेल्फ पॉलिनेशन कराया आपने, तो क्या देखा आपने कि कैपिटल टी स्मॉल टी ने गैमिट का म्यूसिस हुआ, गैमिट बना। गैमिट बनेगा तो एलील अलग अलग होंगे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो जाएगा। मतलब एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन द कैरेक्टर सेग्रीगेट, जब गैमिट बनता है उस समय कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट करते हैं, एंड दैट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का नियम क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन द कैरेक्टर सेपरेट और सेग्रीगेट, के कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वे अलग होते हैं गैमिट बनते समय, ठीक है। वही हमें यहां देखने मिला। हमने कहा कैपिटल टी गैमिट बना, स्मॉल टी गैमिट बना, यहां पर भी कैपिटल टी गैमिट बना, स्मॉल टी गैमिट बना। ये क्या है, ये है हो गए आपके गैमिट, ठीक है ना। अब
फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब हमको समझने के लिए एक पेरेंट के गैमेट दूसरे पेरेंट के गैमेट से किस कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे, तो हम एक चेकर बोर्ड तैयार करते हैं। और इस चेकर बोर्ड को बताया था आरसी पुनेट ने, इसको बताया था आरसी पुनेट ने। इसमें एक तरफ मेल गैमेट रखेंगे, एक तरफ फीमेल गैमेट रखेंगे हम, ठीक है। चेकर बोर्ड में कितने खाने होंगे कैसे मालूम चलेगा हमें, कितने स्क्वायर होंगे कैसे मालूम चलेगा, ऐसे मालूम चलेगा वन पेरेंट के टाइप ऑफ गैमेट मल्टीप्लाई बाय सेकंड पेरेंट के टाइप ऑफ गैमेट 2 इंटू 2 4 स्क्वायर आपको देख रखने पड़ेंगे इस चेकर बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। क्लियर? कैसे? आपने कैपिटल टी गैमेट को यहां रखा, आपने स्मॉल टी गैमेट को यहां रखा आपने, ठीक है। फिर आपने कैपिटल टी गैमेट को यहां रखा, स्मॉल टी गैमेट को आपने यहां रखा, ठीक है। अब आप बना लेते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यहां पर क्या आ गया बेटा, यहां पे आ गया कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हो गया है F2 जनरेशन, ये हो गया है सेकंड फिलियल या F2 जनरेशन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका F2 जनरेशन हो गया, ये आपका F2 जनरेशन हो गया बेटा, है ना। अब F2 जनरेशन में बताओ आप कि किस प्रकार के प्लांट मिले आपको। मैं आपसे पूछता हूं F2 जनरेशन में फिनोटाइप बताओ, आप फिनोटिपिक रेशियो बताओ, फिनोटिपिक अनुपात बताओ, आप किस तरह के प्लांट मिले आपको। आपको देखिए ना, आप खुद काउंट कीजिए इसको, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद काउंट कर सकते हैं। F2 जनरेशन में आपने कहा सर ये टॉल और ये टॉल, ठीक है। 3 टॉल रेशियो 1 ड्वार्फ, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो आपको फिनोटिपिक रेशियो मिला वो 3:1 मिला आपको। क्या मिला बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो मिला वो 3:1 मिला आपको। चलो हम जीन्स की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, हम किस तरह के जीन्स के कॉम्बिनेशन देखने मिले हमको, तो हमने कहा एक देखने मिला हमें क्या, चलो हम यहां लिख लेते हैं, ऊपर हमारे पास जगह नहीं तो जीनोटिपिक रेशियो तुम नीचे लिखना है ना, ठीक है। क्या मिला हमें, एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक मिला हमें स्मॉल टी। इसका मतलब क्या मिला जीनोटिपिक रेशियो में, 1:2:1 मिला हमें जीनोटिपिक रेशियो मिला। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो मिला 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो मिला 1:2:1 मिला आपको। क्लियर? कंक्लूजन निकला। हमने क्या देखा, हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 मिला, 3 टॉल रेशियो 1 ड्वार्फ, और जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1:2:1 मिला, 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी हमको देखने मिला। क्लियर? ठीक है। तो ये हमने, अब हमें और साथ में हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, हमने देखा नंबर 1, जब हमने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट को क्रॉस कराया तो जो कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में देखने मिला, किसी एक कैरेक्टर ने अपने आप को F1 जनरेशन में शो किया एंड दैट कैरेक्टर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां से निकल के आएगा। दूसरा हमने कहा कि जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर छिपा हुआ था, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था, वो अपने आप को सेग्रीगेट करता है F2 जनरेशन में, इसलिए F2 जनरेशन में हमको ड्वार्फ प्लांट भी मिलता है। भाई F1 में सारे टॉल थे, F2 में एक ड्वार्फ भी मिला आपको। मतलब कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो सेग्रीगेट करते हैं, तो यहां से निकल के आता लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे दो नियम बन गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस बन गया और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बन गया। क्लियर? सबसे अधिक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, सबसे कम एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। ये भी मजेदार बात है, ठीक है। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया इमेज है, एक बार देख लो जरा ध्यान से बेटा। आज स्टूडियो बेटा थोड़ा चेंज है मेरा, अभी ऑफिस से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, थोड़ा सा साउंड का क्वालिटी डिफर कर सकता है, थोड़ा सा विजुअल्स का क्वालिटी डिफर कर सकता है। अब मुझे नहीं मालूम, तुम ही बोले कि अच्छा है सर, ये है ना। अब ये अच्छा है वीडियोस का क्वालिटी मेरे घर के स्टूडियो की तुलना में अच्छा है या गंदा है, बताना जरूर, ठीक है ना। मतलब मैं पूरी, क्योंकि अभी क्या ऑफिस खुल गया ना बेटा, ऑफिस में भी ऐप में बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारा दूसरा काम भी चल रहा है ना। तो इसलिए ऑफिस आना पड़ता है। तो मैं अब जो है, अब तो सब नॉर्मल हो गया ना ऑलमोस्ट काम ऑफिस में, तो इसलिए अभी ऑफिस का स्टूडियो चालू किया है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, ठीक है ना। मुझे मालूम, मुझे अजीब लगता है एक्चुअली, मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, तो मेरे को बस वही रिकॉर्डिंग करना है। कुछ भी चेंज करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरे को अभ्यस्त होने में मेरे को जो है ना, मतलब क्या बताऊं मैं, कैसे एकोमोडेट करने में मुझे वक्त लगता है। खैर
है ना, तुम साथ में हो तो फिर किस चीज की कमी है। चलो, है ना, समझ, अरे बातें मत लगाया करो, पहले देख लो डायग्राम ध्यान से ना, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए, अब होमोजाइगस बोले तो क्या, एक समान जीन का जोड़ा, मतलब हमने कहा एक होमोजाइगस का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये है कि यहां पे सिमिलर प्रकार के एलील जो है वो जोड़े में पाए जाते हैं, वो होमोजाइगस हो गई बेटा कंडीशन, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। हेटेरोजाइगस में क्या है, एक जीन और उसका एलील प्रेजेंट हो, ठीक है, वन जीन और उसका एलील होगा तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी बेटा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम मियोसिस की, बात करते हैं हम, है ना। मियोसिस मैंने आपसे कहा ना कि जब भी कैरेक्टर सेग्रीगेट सेपरेट होते हैं, कब होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के समय होते हैं, और उस समय क्या होती है, मियोसिस होती है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, दो एलील जो है मदर फादर के एक साथ आते हैं, कॉम्बिनेशन में आते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन देखते हो वो फर्टिलाइजेशन के कारण दिखाई पड़ते हैं हमें, ठीक है, क्लियर। अब जब मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ टर्म याद रखें, मेंडल ने जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने, तो मेंडल ने कुछ स्टेप को फॉलो किया, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या इमैस्कुलेशन किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इमैस्कुलेशन, एक फ्लावर से मेल पार्ट को निकालकर अलग कर देना ताकि आप अपने मन चाहे पॉलन ग्रेन से उसको पॉलिनेट कर सके। द रिमूवल ऑफ द स्टेमेन, स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है बेटा, स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के मेल पार्ट को निकालकर आप अलग कर देते हैं, यानी फ्लावर के मेल पार्ट को आप निकालकर अलग कर देंगे फ्लावर में से, फ्लावर के मेल पार्ट स्टेमेन को निकालकर आपने अलग कर दिया ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके और आप अपने मन चाहे पॉलन ग्रेन से उसको पॉलिनेट कर सके। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना, स्टेमेन को रिमूव कर रहा, रिमूव करने के बाद उसको ढक देते हैं, बैगिंग करना बोलते हैं, इसे कहते हैं बैगिंग करना। बैगिंग का मतलब है कि फ्लावर से मेल पार्ट को हटाने के बाद ढक देते हैं ताकि मनचाहे पॉलन ग्रेन से आप पॉलिनेट कर सकें। ये नॉर्मल मेथड होती है हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन टर्म का मतलब बेटा एग्जाम में पूछा जाता है ना, रिमूवल ऑफ स्टेमेन और मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। पुनेट स्क्वायर क्या था, मैंने अभी आपको बताया बेटा, चेकर बोर्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन में हम जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं किस प्रकार की ऑफस्प्रिंग बनेगी, तो वहां पे चेकर बोर्ड जो होते हैं, हमने एक स्क्वायर बनाया था हमने, तो उसे चेकर बोर्ड बोलते हैं। इस मेथड को आरसी पुनेट ने बताया था, और दिस इज द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, ठीक है, यानी एक ऑफस्प्रिंग जो अगली पीढ़ी बनती है उसमें किस किस प्रकार की संतानें बन सकती है, किस तरह की ऑफस्प्रिंग बन सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी को बताने वाला क्या होता है, चेकर बोर्ड होता है, आरसी पुनेट ने बताया था, ठीक है। अब एक टर्म बेटा याद रखना, वो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है, जिसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा वो टर्म है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, आगे ठीक है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि कैपिटल टी को क्रॉस कराया आपने स्मॉल टी से, है ना, पेरेंटल जनरेशन, क्या बना बेटा, बना यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी बना यहां पे, ये क्या था, ये F1 जनरेशन था, ठीक है। तो F1 वाले प्लांट को हम अपने किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस कराएं, ठीक है, यानी F1 जनरेशन वाले प्लांट को हम अपने किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस कराएं तो इसे बोलते हैं बैक क्रॉस। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए बैक क्रॉस वर्ड यूज करते हैं। तो बैक क्रॉस का मतलब क्या है बेटा, F1 पीढ़ी के पौधे को अपने किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस कराना, ठीक है ना। लेकिन जब हम बैक क्रॉस करते हैं F1 और रेसिव पेरेंट के बीच में, जब हम बैक क्रॉस करते हैं F1 और रेसिव पेरेंट के बीच में, तो ऐसे बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज ए बैक क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, दिस इज ए बैक क्रॉस। भाई देखो ना, आप इससे किया हमने तो ये बैक क्रॉस हो गया ना बेटा, ये भी तो बैक क्रॉस हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला बैक क्रॉस और जिस बैक क्रॉस में आपने क्या किया, जिस बैक क्रॉस में आपने जो है F1 को इस अपने रेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया उसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। मतलब टेस्ट क्रॉस क्या हो गया, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज दी टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को ये शो करता है, सीधी मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस उसको शो कर रहा है, ठीक है बेटा, है ना। अब आप बोलोगे सर रेसिप्रोकल क्रॉस वर्ड का मतलब क्या होता है। मान लो पेरेंट ए, हमने कहा दो प्लांट है, एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है, मटर की पौधे, एक प्लांट ए है और एक बी है के। तो एक बार हमने ए को मेल की तरह यूज किया, बी को फीमेल की तरह यूज किया, अगली बार हमने ए को मेल फीमेल की तरह यूज किया, बी को मेल की तरह यूज किया। मतलब हमने दोनों बार एक प्लांट को मेल की प्लांट की तरह यूज किया, दूसरे वाले को फीमेल की तरह यूज किया। प्लांट में जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं, तो हमने क्या किया जनरली, ठीक है,
एक प्लांट जो है उसको हमने एक बार मेल की तरह यूज किया, मतलब उसका पॉलन ग्रेन यूज किया उसको फर्टिलाइज करने के लिए, अगली बार हमने उसका पॉलन यूज किया इसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। और मेंडल की वंशागति की खास बात यह कि रेसिप्रोकल क्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। एंड मेंडलियन रेशियो जो है, जो मेंडल के कंक्लूजन है, वो रेसिप्रोकल क्रॉस से चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस डज नॉट अफेक्ट द मेंडलियन कंक्लूजन, उसको अफेक्ट वो नहीं करता है, ठीक है। क्लियर। अब मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट का चलो हम रेशियो निकाले, यदि मान लो हम, तो क्या रेशियो निकलेगा, ठीक है। हमने क्या कहते हैं, हमने आपसे कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, पहले मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट का एक रेशियो निकाल लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पे गैमिड बनेगा, कैपिटल टी गैमिड बनेगा स्मॉल टी गैमिड बनेगा, यहां पे स्मॉल टी ही गैमिड बनेगा, एक तरह का गैमिड बनेगा। जब भी गैमिड बनते हैं हेटेरोजाइगस में, एक जोड़े के लिए यदि हेटेरोजाइगस होगा तो एक तो दो प्रकार के गैमिड बनते हैं। याद रखना है गैमिड बनाने का फॉर्मूला है 2 to the power n। n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन के, यदि एक हेटेरोजाइगस पोजीशन है तो मतलब दो प्रकार के गैमिड बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बना है यहां पे से, ठीक है। बेसिक फंडा है। अब जेनेटिक्स को बेटा क्रैश कोर्स में इससे ऊपर डिटेल में हम जाकर बात नहीं कर सकते, हमको उसके लिए रेगुलर क्लासेस देखनी पड़ती हैं, ठीक है। यहां पे रिवीजन कर रहे हैं हम, क्लियर कर दूं आपको मिट के, तो बिल्कुल स्पून फीडिंग तो नहीं कर पाएंगे यहां पर हम, पर कोशिश कर रहे हैं सारे फंडे बताने की हम। तो मैंने क्या कहा आपसे कि टाइप ऑफ गैमेट पता लगाना है ना, तो कोई भी जीनोटाइप को गौर से देखो और देखो कितनी हेटेरोजाइगस पोजीशन दे रखी है, जितनी हेटेरोजाइगस पोजीशन दे रखी है उनको गिन लो, 2 to the power n के ऊपर n का वैल्यू पुट कर दो तो आपका आ जाएगा। मान लो मैंने आपसे कहा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने प्रकार का गैमेट बनाएगा, आपने कहा कैपिटल ए होमोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी हेटेरोजाइगस है, तो वन हेटेरोजाइगस पोजीशन हो गई, दो प्रकार की गैमेट बनाएगा। चलो कैपिटल बी स्मॉल बी कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा, हमने कहा कि यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए एक हेटेरोजाइगस पोजीशन है, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरी हेटेरोजाइगस पोजीशन है, 2 to the power 2 मतलब 4 तरह के गैमेट यहां पर बनेंगे, ठीक है। क्लियर। और होमोजाइगस में हमेशा वन टाइप गैमेट बनता है, दिक्कत ही नहीं है। चलो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कितने तरह के गैमेट बनेंगे, आपने कहा सिर्फ एक हेटेरोजाइगस पोजीशन है इसलिए दो ही तरह के गैमेट बनेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कितने तरह के गैमेट बनेंगे, हमने कहा 3 हेटेरोजाइगस पोजीशन है, 2 to the power 3 रखा हमने, 2 into 2 into 2 मतलब 8 तरह के गैमेट बनेंगे। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है बेटा, है ना। तो यहां पे अब क्या हुआ, मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट कर रहे हैं, क्रॉस किया हमने, एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, एक स्मॉल टी मिलेगा, मतलब 1:1 मिलेगा। मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट का रेशियो होगा 1:1, एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट हमको देखने मिलेगा बेटा। क्लियर है ना। तो टेस्ट कॉस्ट को हम टेस्ट कॉस्ट इसलिए कहते हैं, टेस्ट कॉस्ट को हम टेस्ट कॉस्ट इसलिए देते हैं कि कोई व्यक्ति यदि तुमको यदि कोई व्यक्ति अननोन प्लांट पकड़ा दे, बोले बताओ हम तुमको एक अननोन डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट दे रहे हैं, बताओ ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तुमको नहीं पता है, ऊपर से देख के पता नहीं लगा सकते आप कि जो टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, आप ऊपर से देखकर पता टिनिंग नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कहा कोई बात नहीं, हम मेंडल को जानते हैं और हम गीतन सर जेनेटिक्स पढ़े भी हैं, हम बताते हैं कैसे करना है। हमको उसने जो भी डोमिनेंट प्लांट दिया है वो होमोजाइगस टॉल हो सकता है या हेटेरोजाइगस टॉल हो सकता है, हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको रेसिव वाले प्लांट से क्रॉस करा दिया, हमने रेसिव वाले प्लांट ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करा दिया। यदि दिया गया प्लांट कैपिटल टी होगा, अननोन प्लांट यदि कैपिटल टी होगा, तो सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, अगली पीढ़ी में सारे के सारे टॉल मिलेंगे। यदि दिया गया प्लांट होमोजाइगस टॉल होगा तो सारे टॉल मिलेंगे, और दिया गया प्लांट यदि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो आधे टॉल मिलेंगे आधे ड्वार्फ मिलेंगे। बात खत्म हो गई। टेस्ट कॉस्ट से मालूम चल गया हमें कि दिया गया डोमिनेंट प्लांट जो है, डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस था कि हेटेरोजाइगस था, मालूम चल गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्ट कॉस्ट। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में बेटा एग्जाम्पल भी दे रखा, तो एक बार एग्जाम्पल ध्यान से देख लो जरा। इसका फ्लावर का कैरेक्टर ले रखा उन्होंने यहां पे, है ना बेटा। ठीक है, बात वही है इसमें, है ना बेटा, समझ गए। डोमिनेंट फिनोटाइप अननोन था, तो यदि आपको सारे के सारे डोमिनेंट मिल रहे हैं तो वो डोमिनेंट दिया गया डोमिनेंट कैरेक्टर जो था वो होमोजाइगस था, और आधे आपको डोमिनेंट मिल रहे हैं आधे आपको रेसिव मिल रहे हैं, मतलब दिया गया कैरेक्टर आपका हेटेरोजाइगस था। ठीक है, क्लियर। ऑन दी, अभी मैंने बताया था आपको
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दो जनरल रूल दिए, प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो दो दिए उन्होंने, उनको हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। एक था फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा था सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि कैरेक्टर्स फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं, और डिसिमिलर पेयर जो होता है उसमें से एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और एक एक्सप्रेस नहीं करता है, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि एलील कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ब्लेंडिंग नहीं होता है। जब भी कभी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कैरेक्टर्स अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, और गैमेट, चूंकि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। गैमेट हमेशा प्योर होते हैं क्योंकि एक जोड़े का केवल एक ही जीन उनके पास पहुंचता है, ठीक है, चाहे वो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो। गैमेट नेवर भी हाइब्रिड, गैमेट कभी हाइब्रिड नहीं होते, गैमेट हमेशा प्योर होते हैं। तो गैमेट में केवल एक ही जीन पहुंचता है, तो कैरेक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। अब बात करते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ऐसा भी देखा गया कि F1 में मान लो हमने क्या किया, हमने एक रेड फ्लावर वाले प्लांट को हमने क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, हमने क्रॉस कराया इसको, हमने के कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराया। F1 में क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारे के सारे क्या बने, पिंक बने, मतलब ना रेड बने ना व्हाइट बने, पिंक बने, इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने मिला। तो इस चीज को क्या बोला, हमने कहा कि कैपिटल आर एलील स्मॉल आर पर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट था, इसलिए कैरेक्टर कम देखने मिला हमको। ठीक है, तो F1 जो है वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करता है। फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटी रैंडम मेजर्स में हमको देखने मिलता है। ठीक है, स्नैपड्रैगन या एंटी रैंडम, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन। और एक और एग्जांपल इसका क्या है बेटा, वो है मिराबिलिस जलापा। एक एग्जांपल और नोट कर लो, मिराबिलिस जलापा, एनसीईआरटी में नहीं है पर जरूरी है बेटा। 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट और स्नैपड्रैगन एंटी रैंडम मेजर्स में हमको जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलता है। देखो आप, है ना, जो मैंने बताया एग्जैक्टली वही यहां पर दे रखा है, देखिए ध्यान से, है ना। ठीक है, एक बार ध्यान से बेटा देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। बोर्ड तो नहीं होगा ना, पक्का पक्का समझ में आ रहा है कि ऐसे ही कि भाई बोल रहे हैं सर, बोले चले जा रहे हैं, अपन सुन भी नहीं रहे, अपने को नींद आ रही कि अरे तो सो गए थे साहब, 2 घंटे बाद सो के उठे, 1 घंटे बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, अलर्ट रहना है। एग्जाम मेरा नहीं, एग्जाम तुम्हारा है। ठीक है, एक बात दिमाग में डाल लो अच्छे से, एग्जाम तुम्हारा है और तुमने मेहनत करना है। वाह भी तुम्हारी होगी और बुराई भी तुम्हारी होगी। घर वाले तुम पर गर्व भी करेंगे और कोसेंगे तुम पर। तुम्हें क्या चाहिए ये तुम बता दो, उतना मेहनत कर लो बेटा कि अच्छा एग्जाम है। देखो मैंने कहा ना, बार बार वो करने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको जो है वो एक बार कड़ा मन कर लो और फोड़ दो, एक बार आगे निकल जाओ, मिलेगी बेटा सक्सेस, जरूर मिलेगी। ये कोरी बातें नहीं है, सच्चाई है, मैं कह रहा हूं, आप ठान लोगे तो जरूर पालोगे आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं बेटा, तो कोई भी एक जीन जो होता है वो बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जीन जो है डीएनए है, आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन वो एंजाइम हो सकता है, या जनरली एंजाइम होते हैं, या कोई स्ट्रक्चर प्रोटीन हो सकता है, और वो प्रोटीन ही कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक जीन अपने आप को एक एंजाइम बना के एक्सप्रेस करता है, और एक जीन की हमेशा जो है वो 2 कॉपी होती है, एक ओरिजिनल जीन होता है और एक उसका अल्टरनेट फॉर्म होता है जिससे हम एलील होता है। जनरली ऐसा होता है, एक जीन होता है उसकी एक जो है वो अल्टरनेट कॉपी होती है, एलील होता है। नॉर्मल एलील जो होता है, डोमिनेंट एलील होता है, नॉर्मल एलील नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब देखो बेटा, याद रखना, प्रकृति में जो भी वाइल्ड एलील है, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगल से आए हैं, ओरिजिनल जो है, ऑल वाइल्ड आर डोमिनेंट। याद रखिए, यानी जेनेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, जो भी डोमिनेंट एलील होते हैं उनको हम वाइल्ड एलील बोलते हैं, और उसके लिए प्लस सिंबल शो करते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर याद रखना, प्लस सिंबल का मतलब है डोमिनेंट एलील। ठीक है, जो कि ओरिजिनल एलील है, इसमें म्यूटेशन होने पर रेसिसिव एलील बनता है, इसमें म्यूटेशन होने पर रेसिसिव एलील बनता है। ठीक है, ये मॉडिफाइड हो गया मान लो किसी कारण से, है ना, मान लो एक वाइल्ड एलील था या डोमिनेंट एलील था, उसमें एक रेडिएशन आकर हिट किया और उसके कारण उसका सीक्वेंस बदल गया है, जीन का बदल गया। अब जीन जो एंजाइम बना रहा है वो काम नहीं कर पा रहा है या कम काम कर रहा है, तो उसका मतलब यह होगा कि वो एलील तो काम ही नहीं कर पा रहा, तो वो अल्टरनेट फॉर्म बन गया, अब वो किसी काम का नहीं बचा है, रेसिसिव एलील बन जाता है वो। ठीक है, देखो
मॉडिफाइड एलील जो होता है, हो सकता है कि जो मॉडिफिकेशन हुआ उससे कोई फर्क ही ना पड़ता, जो मॉडिफिकेशन हुआ उससे कोई फर्क ही ना पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो अपने को मालूम भी नहीं चलेगा। यदि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमको मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि फर्क पड़ता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है या एंजाइम बनता ही नहीं है, जो एंजाइम बनता है वो काम नहीं करता है, या जो बनता ही नहीं एंजाइम, तो हमें फर्क दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक पाथवे रुक गया होता है। यहां पे एक पाथवे रुक गया होता है। जब भी ऐसे एलील होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तो एक जीन उनके पास फॉल्टी है, तो एक एंजाइम नहीं बनेगा, एक एंजाइम नहीं बनेगा तो एक मेटाबॉलिक पाथवे रुकेगा, और एक मेटाबॉलिक पाथवे रुकेगा, इसलिए कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, मॉडिफाइड एलील यदि जो है वो अनमॉडिफाइड एलील के समान होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वेरी कॉमन है, हमको मालूम भी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन यदि एलील जो है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम या एंजाइम नहीं बना पा रहा है तो फिनोटाइप अफेक्ट होगा, और इस मॉडिफाइड एलील को हम क्या बोलेंगे, रेसिव एलील बोलेंगे। इसी मॉडिफाइड एलील को क्या बोलेंगे हम, रेसिव एलील बोलेंगे। मतलब जितने भी रेसिव एलील होते हैं बेसिकली वो सब फॉल्टी जीन है, जो एंजाइम को बना नहीं पाते या इनसफिशिएंट क्वांटिटी में एंजाइम को बनाते हैं, इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं होमोजाइगस कंडीशन में। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, अरे भाई नॉर्मल वाला दूसरा एलील तो नॉर्मल, डोमिनेंट एलील तो नॉर्मल है, तो वो अपना काम कर लेता है, वो एंजाइम बना लेगा तो काम चल जाता है। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि भैया जो कैपिटल आर स्मॉल आर में जो एक कैपिटल आर जो पिगमेंट बना रहा था वो उतना नहीं बना पाता है जितना चाहिए होता है, तो पिंक रह गया फ्लावर। दोनों होते मिलके बनाते तो रेड बनता फ्लावर, पर व्हाइट वाला तो काम ही नहीं कर रहा है, स्मॉल आर तो काम ही नहीं कर रहा है, डिफेक्टेड जीन है वो, तो बना नहीं पा रहा, तो एक अकेला बना रहा है तो पिंक बन गया वो फ्लावर। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट एलील उतनी मात्रा में एंजाइम, पिगमेंट, प्रोटीन नहीं बना पाता है जितना चाहिए होता है, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलता है। और इसका मतलब यह हो गया कि डोमिनेंस कोई एब्सोल्यूट घटना नहीं है। डोमिनेंस इज ऑल अबाउट कि एक एलील कितना जीन या कितना एंजाइम, एक एलील या एक जीन कितना एंजाइम बना रहा है और वो एंजाइम कितनी भूमिका निभा रहा है। यदि वो 100% काम कर देगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर कंप्लीट डोमिनेंट कहलाएगा, और यदि पूरा काम नहीं कर पाएगा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग घटना है, वो है कोडोमिनेंस। कभी कभी क्या होता है, दो एलील हैं, दोनों एलील बोलते हैं कि हम भी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दोनों एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों के कैरेक्टर एक साथ दिखाई पड़ेंगे, तो इट इज द कोडोमिनेंस। ठीक है, और कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, क्या होता है कि हमारे ब्लड ग्रुप किस तरह के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील है IA। IA इज द एलील दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप ए। मतलब ब्लड ग्रुप ए वाले का एलील क्या होगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा, IA होगा, या IO होगा। O मतलब रेसिव एलील है, O इज द रेसिव एलील के, मतलब यहां पे डोमिनेंट एलील IA इज ए डोमिनेंट एलील, IB is a dominant allele and IO is the recessive allele। ये रेसिव एलील हो गया। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी होगा तो IB एक मदर से आया, एक फादर से आया, IB ब्लड ग्रुप बी हो गया, IO रेसिव एलील हो गया, एक IB डोमिनेंट हो गया तो बी हो गया। ठीक है, लेकिन जब ब्लड ग्रुप AB की बात करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें IA डोमिनेंट एलील है, IB डोमिनेंट एलील है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप AB बनता है। दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करें इसलिए ब्लड ग्रुप AB बनता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप O की बात करें हम तो O में क्या है, IO कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, इसलिए रेसिव ब्लड ग्रुप होता है, O इज द रेसिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बने यहां पे, देखो अब ध्यान से। तो कोडोमिनेंस क्या कहता है, आपसे बतलाता है आपको कि जब कभी जो है वो एलील जो होते हैं वो दोनों यानी एक जोड़े के दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये कोडोमिनेंस को बताता है। ठीक है, एक चीज और आप देख रहे हो यहां पे, इसका मतलब सर आपने कहा था एक जीन होता है उसका एक एलील होता है, यहां पर तो एक जीन है और उसके एक से अधिक एलील है। IA का एलील क्या है, IO है, और IB भी तो एलील हो गया। एलील का मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म, एलील का मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है। तो ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म के एक जीन के एक से अधिक एलील होते हैं। ठीक है, देखिए जरा ना, एनसीईआरटी का चार्ट बड़े ध्यान से देखना, आपको भूलना नहीं। ठीक है बेटा, बिल्कुल भूलना बना है यहां पे। ठीक है,
क्लियर? देखो आप, है ना, जो मैंने एक पेरेंट का एलिल दूसरे पेरेंट का एलिल, देखिए आप क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है जीनोटाइप का, क्या ब्लड ग्रुप बन रहा है, ठीक है ना? ठीक है, जो मैंने बनाया बेटा वही दिखाई पड़ रहा है यहां पे, है ना? ठीक, आगे बढ़े। तो ब्लड ग्रुप एबीओ जो है मल्टीपल एलिल्स का भी एग्जांपल है बेटा। कैसे? आई ए, आई बी एंड आई ओ, या इसको स्मॉल आई ए से लिखते हैं, ठीक है, ये रस्सी वाले है, ठीक है ना? तो मल्टीपल, एक से अधिक एलिल है। अब एक वर्ड आता है बेटा, पिलियोट्रॉफिक जीन्स, ठीक है ना? टर्म इज पिलियोट्रॉफिक जीन्स। कि पिलियोट्रॉफिक जीन्स क्या होते हैं, ठीक है? देखो, नॉर्मली हम जानते हैं कि मेंडल का एक फैक्टर या एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि मेंडल का एक फैक्टर या एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन कभी ऐसा हो कि एक फैक्टर या एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे, मोर देन वन कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे, उसे पिलियोट्रॉफी कहते हैं उसको, ठीक है? तो पिलियोट्रॉफी में एक जीन या एक एलील या एक फैक्टर एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? क्या लिखा है? ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। जैसे कि आप देखो एग्जांपल रखा है, स्टार्च सिंथेसिस मटर के पौधे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना? ये नीट 2016-17 में पूछा गया है बेटा आपको, और ये आने की संभावना है, ठीक है? स्टार्च सिंथेसिस जो है पी सीड में दो एलिल से कंट्रोल होता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है? स्टार्च का निर्माण गार्डन पी में दो एलिल से कंट्रोल होता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है? कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो बड़े साइज के स्टार्च ग्रैंड बनते हैं। स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन होगा तो छोटे साइज के स्टार्च ग्रैंड बनते हैं, ठीक है? मतलब कैपिटल बी होगा तो बड़े साइज के स्टार्च ग्रैंड बनेंगे, और स्मॉल बी होगा तो छोटे साइज के स्टार्च ग्रैंड बनेंगे, ठीक है ना? जब कैपिटल बी बड़े साइज के स्टार्च ग्रैंड बनते हैं, सुनिए इसे, जब बड़े साइज के स्टार्च ग्रैंड बनते हैं, कैपिटल बी जीनोटाइप होता है, बड़े साइज के स्टार्च ग्रैंड बनते हैं, तब सीड होता है राउंड, ठीक है? जब स्मॉल बी जीनोटाइप के कारण छोटे साइज के स्टार्च ग्रैंड बनते हैं तो सीड होता है रिंकल्ड। लेकिन जब कभी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, कैपिटल बी स्मॉल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, तो देखा गया कि स्टार्च के कण बनते हैं इंटरमीडिएट साइज के, ना बड़े ना छोटे, बीच के बनते हैं। लेकिन सीड बनता है राउंड, सीड होता है राउंड। इसका मतलब तो यह हो गया कि कैपिटल बी एलिल जो है वो स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए इनकंप्लीट डोमिनेंट है। जब अकेला रहा तो इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन बना, जब कैपिटल बी साथ रहा तो लार्ज साइज का स्टार्च ग्रेन बना, जब स्मॉल बी था तो स्मॉल साइज का स्टार्च ग्रेन बना, जब कैपिटल बी स्मॉल बी था तो मीडियम साइज का इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन बना, ठीक है? क्लियर? अब क्या? अब बात यह है कि कैपिटल बी एलिल जो है स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए इनकंप्लीट डोमिनेंट है, तभी जब कैपिटल बी स्मॉल बी बना तो इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन बने। लेकिन सीड के शेप की बात करो तो कैपिटल बी राउंड सीड, कैपिटल बी राउंड सीड, स्मॉल बी रिंकल सीड। इसका मतलब सीड के शेप के लिए तो कैपिटल बी डोमिनेंट एलिल हो गया। मतलब एक ही एलिल है, एक ही जीन है, दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च ग्रेन का साइज और सीड का शेप। सीड के शेप के लिए वो डोमिनेंट है और स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए वो इंटरमीडिएट है। एग्जाम में आएगा 100%, 100% मैं कह रहा हूं, याद रखना है इसको, ठीक है? क्लियर? तो इसका मतलब यह हुआ कि डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है बेटा जीन का, ये या प्रोडक्ट का जो है। इसका मतलब यह है कि डोमिनेंस कोई एक ऐसा स्वायत्त ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, कि एब्सोल्यूट फीचर नहीं है, ठीक है? जो ये डिपेंड करता है इस बात पर कि कितनी मात्रा में जीन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? और जो फिनोटाइप का प्रोडक्शन कितना मात्रा में होता है उस पर ये निर्भर करता है बेटा, ठीक है? इसीलिए हमने क्या बोला, हमने कहा कि एक ही जीन एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्लियोट्रॉफी कहते हैं उसको हम, ठीक है? अब आते हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक बार में टू पेयर, स्टडी ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर के, एक बार में दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करना बेटा जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। स्टडी ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर एट वन टाइम, ठीक है? जैसे सीड शेप और सीड कलर की बात करें गार्डन पी में हम, ठीक है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक
प्योर राउंड येलो सीड वाले प्लांट को लिया, उसे क्रॉस किया उन्होंने किससे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई मतलब रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले प्लांट से क्रॉस किया, ये पेरेंटल जनरेशन थी। तो F1 में क्या हुआ, सारे इनको राउंड येलो साइज के टाइप के मिले, इसको इन्होंने सेल्फिंग कराया, ठीक है। सेल्फिंग कराने पर F2 जनरेशन में क्या हुआ कि इन्हें फिनोटाइपिक रेशियो मिला 9:3:3:1 मिला। जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिला 1:2:1:1:2:1:2:4:2:1:2:1 मिला, 1:1:2:4:1:1 मिला है जीनोटाइपिक रेशियो। आप बोलोगे रटना पड़ेगा क्या, ये नहीं रटना नहीं पड़ेगा, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको। डायहेबिट क्रॉस का कंक्लूजन था कि उससे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जानकारी मिली। चलो एक बार समझ लेते हैं। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि इसने क्या किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई को लिया, स्मॉल आर वाई के राउंड येलो क्रॉस किया इसने किससे, रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस किया बेटा इसको इसने, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन है ये, है ना। क्या बना बेटा यहां पे गैमिट बनेगा। तो याद रखो जब भी गैमिट बनाओगे तो पेरेंट के जीनोटाइप में जितने भी एलील दे रखे हैं उससे आधी संख्या में एलील गैमिट के अंदर आएंगे, 4 दे रखे 2 आएंगे, क्योंकि मियोसिस होगा बेटा, है ना। और हमेशा एक जोड़े का एक ही एलील गैमिट में आता है, 2 आर या 2 वाई एक साथ गैमिट में नहीं आएंगे, एक जोड़े का एक ही एलील गैमिट के अंदर आता है। मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमिट बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमिट बना। अब फर्टिलाइजेशन हुआ F1 में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 जनरेशन है। ऑल राउंड येलो, सभी कैसे मिले हमें, सभी हमको जो है वो राउंड येलो यहां पर देखने मिलेंगे, ठीक है। एक बार देख लो इसको, समझ में आया है, ठीक है, ठीक, सभी राउंड येलो देखने मिलेंगे F1 में हमको। इनकी हमने सेल्फिंग करा दी, हमने कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस कराया, क्रॉस कराएंगे। अब क्या होगा, गैमिट फॉर्मेशन होगा बेटा। फॉर्मूला याद रखो 2 to the power n, कितने प्रकार हेटेरोजाइगस पोजीशन है, 1 and 2 हेटेरोजाइगस पोजीशन है, 1 and 2 हेटेरोजाइगस पोजीशन है ना बेटा। तो मतलब एक जीनोटाइप में 2 हेटेरोजाइगस पोजीशन है, 4 तरह के गैमिट बनेंगे, 2 into 2, 2 पे पावर 2 रखा आपने 4, ठीक है। और नियम यह है जितने जीन पेरेंट में प्रेजेंट है उसका आधी संख्या में जीन गैमिट में होंगे, और एक जोड़े के दोनों जीन गैमिट में नहीं हो सकते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमिट, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमिट, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमिट, स्मॉल वाई चौथा गैमिट। ऐसे ही बनेगा ना बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना, बना, ठीक है। चेकर बोर्ड में कितने खाने बनेंगे, 4 into 4 चेकर बोर्ड में 16 खाने बनेंगे, बना लीजिए, प्लस कर लीजिए। चेकर बोर्ड में 16 खाने बनाए आपने, तुम्हें भरना है, मैं नहीं भरूंगा पूरा, ये समझ गए, ठीक है। चेकर बोर्ड में पूरे, ठीक है, प्लस कर लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। इस चेकर बोर्ड को पूरा भर लीजिए, ठीक है, पूरा भरिए। कैसे भरेंगे आप चेकर बोर्ड को पूरा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, पूरा भर लीजिए चेकर बोर्ड को। पूरा भरने के पहले खुद करना है, पूरा भरने के बाद आपको जो है वो चेक करना है कि आपको बताना है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या था, फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला। हालांकि पहले हम पढ़ चुके हैं, पर आप खुद निकालना है इसको, और जीनोटाइपिक रेशियो आपको क्या मिला, ठीक है ना। तो अभी हम समय बचाते हैं, यहाँ पे चेकर बोर्ड को भरना वो आपका काम है, आप इसको भर लेंगे चेकर बोर्ड को बेटा, ठीक है ना, है ना। अभी हमें हमारे पास कंक्लूजन निकल के ये आया, हमें क्या मिला, हमें जो है वो हमें जो रेशियो मिला यहाँ पे 9:3:1 के, यानी हमको फिनोटाइपिक रेशियो मिला क्या, 9:3:1 मिला हमें। 9 राउंड येलो मिले, 3 राउंड हमको जो है वो
क्या मिले, राउंड हमको ग्रीन मिले, और 3 हमको रिंकल्ड येलो मिले, और 1 हमको रिंकल्ड ग्रीन मिला हमको। ठीक है, क्या मिला हमें 9:3:3:1 मिला। 9 हमको राउंड येलो मिले हमें 3 जो है वो राउंड ग्रीन मिले, 3 हमको रिंकल्ड येलो मिले, और एक रिंकल्ड हमको ग्रीन मिला, 9:3:3:1 मिला हमें। ठीक है, अब यदि गौर से देखें इसको, यदि हम इसको गौर से देखें, जो रेशियो हमको यहां पे मिल रहा है, देखो ये एनसीईआरटी का चेकर बोर्ड है। ठीक है, आप इस एनसीईआरटी के चेकर बोर्ड को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बनाया चेकर बोर्ड, इसलिए हमने टाइम बचाया बेटा वहां पे, नहीं तो आप बोलोगे लंबा लेक्चर, बहुत लंबा लेक्चर, गीतेन सर, हाय गीतेन सर मतलब कुछ भी पढ़ना नहीं तुम, हाय लंबे लेक्चर, हाय बायोमेट्रिक, भैया पढ़ लो, है ना, ताकि हम बोले मेरा बच्चा जिंदाबाद, मेरा कमांडो जिंदाबाद, है ना, हम बोले नारा लगाए हम, है ना। ठीक है, तुमसे ही बोल रहा हूं, वो तुम ही हो। ठीक है, नहीं तुम नहीं हो, ठीक है, कोई और है, नहीं पढ़ लो, है ना। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से ना, काम की बात सुना करो जरा, एक बार चेकर बोर्ड को जरा ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखो चेकर बोर्ड को, ठीक है, एक बार देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना, है ना। अरे एनसीईआरटी की बुक में कलर दे रखा है, यहां मैंने ब्लैक एंड व्हाइट जानबूझ के ले रखा है, क्योंकि एग्जाम में हमारे दुश्मन जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देते हैं हमको, है ना। ठीक है, ऐसी दे रखा हमने। ठीक है, चलो, तो हमने क्या देखा, यहां पे लिखा हुआ है 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात गौर करना बेटा यहाँ पे, ठीक है, मोनोहाइब्रिड का फ्लूइड रेशियो क्या था, 3:1 था, एक कैरेक्टर के लिए। डायहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर की स्टडी की हमने, 2 कैरेक्टर का, दूसरे कैरेक्टर का भी 3:1 मान लेते हैं हम कि डायहाइब्रिड क्रॉस को हमने दोनों कैरेक्टर को अलग अलग स्टडी किया होता, तो एक क्रॉस का रेशियो आता 3:1, दूसरे का 3:1, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 9, 3 × 1 3, 1 × 3 3, 1 × 1 1। अरे बाबा कुछ नहीं है, मतलब कहने का यह है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, वो मोनोहाइब्रिड के समान ही व्यवहार कर रहा है, कोई मतलब नहीं, मेरा 3:1 तेरा 3:1 मल्टीप्लाई किया 9:3:1 आ गया, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं करती है, यही है मेंडल का तीसरा नियम, जो डायहाइब्रिड क्रॉस से निकल के आता है। भाई एक सिंगल कैरेक्टर में कैसे निकाल लोगे इसको भला, डायहाइब्रिड क्रॉस से जो कंक्लूजन निकला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंक्लूजन निकला बेटा। ठीक है, क्लियर, चलो देखते हैं हम क्या लिखा है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर के, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो एक लक्षण का इनहेरिटेंस दूसरे लक्षण के इनहेरिटेंस पर निर्भर बेटा नहीं करता है। और इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कभी कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होता है, जब भी कभी कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होता है, तो एक कैरेक्टर का सेग्रीगेशन दूसरे कैरेक्टर के सेग्रीगेशन को अफेक्ट जो है वो नहीं करता है, यह हमें याद रखना है बेटा। क्लियर, ठीक है, चलिए, तो डायहाइब्रिड टेस्ट, अब डायहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट रेशियो निकालते हैं। चलो ये भी मजेदार चीज है, डायहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट रेशियो निकालते हैं हम। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस किया इसको हमने, ये हो गया F1, इसे रेसिप्रेंट से क्रॉस किया हमने, स्मॉल आर स्मॉल वाई से हमने क्रॉस किया, रेसिप्रेंट से क्रॉस किया हमने। भाई टेस्ट कॉस्ट में क्या करोगे, F1 को रेसिप्रेंट से क्रॉस करोगे आप, क्रॉस किया तो क्या हुआ, आप क्रॉस कर लीजिए, 4 तरह गेमेट बना लीजिए, एक तरह गेमेट बना लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। मैं इतना बोलता हूं आपसे कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट का रेशियो था 1:1, एक कैरेक्टर के लिए, दूसरे कैरेक्टर के लिए 1:1, कितना हो गया 1:1 निकल के सामने आ गया। ठीक है, मतलब मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट रेशियो को मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा कि कैपिटल आर स्मॉल आर को मैं दी स्मॉल आर से मैं इसको जो है क्रॉस कराता, तो मुझे क्या मिलता बेटा, मुझे जो है वो 1:1 मिलता। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को स्मॉल वाई से क्रॉस करता तो मुझे क्या मिलता, मुझे 1:1 मिलता। तो क्या हो गया, डायहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट रेशियो क्या आया, 1:1 निकल के सामने आया। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो इसको। मेंडलिस की रिडिस्कवरी किसने की थी, मैंने आपको बताया बेटा, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज और शेरमैक। कार्ल कोरेंस, ठीक है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज और शेरमैक ने 1900 में किया था। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को
1902 में दिया बेटा सटन एंड बॉवेरी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमपीक्यू मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जो है सटन एंड बॉवेरी ने दिया 1902 में बेटा। और इन्होंने पाया कि जो क्रोमोसोम के मूवमेंट है और मेंडल के फैक्टर के जो मूवमेंट है वो कोरिलेट करते हैं। जैसे मेंडल का फैक्टर करता है मूव, वैसे ही जो है वो एलील मूव करते हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्विवेलेंट टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स। ठीक है ना, इससे मालूम चलता है। इन्होंने एक आइडिया लगाया, इन्होंने कहा शायद मेंडल के फैक्टर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसा इन्होंने क्या देखा, जब मियोसिस के दौरान इन्होंने क्रोमोसोम के बिहेवियर को देखा तो इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर वही होता है जो मेंडल के फैक्टर का बिहेवियर होता है। क्रोमोसोम भी अपने आप को सेग्रेगेट करते हैं जैसे कि मेंडल के फैक्टर अपने आप को सेग्रेगेट करते हैं। क्लियर? ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। और इंटरेस्टिंग बात है, इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, प्रयोगात्मक जो है वो प्रमाण थॉमस हंट मॉर्गन ने दिए। याद रखना, भूलना नहीं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। ठीक है, देखिए आपके सामने ये जो टेबल है एनसीईआरटी का, ये बताता है कि एक तरफ आप मेंडल के फैक्टर को देख रहे हैं, आप उस तरफ आप जीन के व्यवहार को देख रहे हैं, और सेकंड टाइप तरफ आप क्रोमोसोम के व्यवहार को देख रहे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब जो है क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम वंशागति के वाहन होते हैं, जीन क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, और जिन स्थानों पर क्रोमोसोम के अंदर जीन जिन स्थानों पर मिलते हैं उन्हें हम लोकस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? कहते हैं कि मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में, हमेशा बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का पेयर जो है, क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में अपने आप को अरेंज करते हैं, और एनाफेज फर्स्ट में ये अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं। कहां पढ़ा हमने? सेल डिवीजन में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको बताया हुआ बेटा सेल डिवीजन में कि एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं और क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन जो है वो एनाफेज फर्स्ट में होता है बेटा। ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल इवेंट फॉर द सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्लियर? फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया, और मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किए थे। ठीक है, याद रखिए फ्रूट फ्लाई की खास बात यह है कि इंसेक्ट है जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे समान ही होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई से होता है। बाकी कई सारे इंसेक्ट होते हैं, जैसे ग्रॉस होपर हो गया, वो एक्स ओप टाइप का सेक्स जो है सेक्स डिटर्मिनेशन शो करते हैं। अब ये आगे बात करूंगा, बताऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता दिया कि ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो मेल के समान, ह्यूमंस के समान ही होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, ड्रोसोफिला इज द फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो होता है उसको लेबोरेटरी में हम आसानी से कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंथेटिक मीडियम पर ग्रो कर जाती है, जल्द शॉर्ट प्रोजनी कम समय में बच्चे देती है वो के, और अलग से कोई बहुत तामझाम करने की रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं होती है। लाइफ साइकिल भी छोटा होता है, और आसानी से आप मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, आसानी से आप उसके कैरेक्टर की स्टडी भी कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए आप एनसीईआरटी ने सिर्फ ये बताने के लिए इस इमेज को दिया है कि मेल और फीमेल ड्रोसोफिला जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉर्गन ने ऐसा पाया कि देयर आर सर्टेन क्रोमोसोम जो सेक्स को डिसाइड करते हैं, वो कुछ कैरेक्टर ने सेक्स लिंक्ड जीन्स को इन्होंने ये बताया कि देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं उनको सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है एक येलो बॉडीड व्हाइट आई वाली फीमेल को इन्होंने क्रॉस कराया, ब्राउन बॉडी वाले ये रेड आई मेल से क्रॉस कराया। अब देखो बेटा, ये आपको इंफॉर्मेशन सीधी आएगी कि दिमाग मत लगाना ज्यादा, इसमें ज्यादा इफ और बट मत कीजिएगा, सीधा याद रखना है। एनसीईआरटी का डेटा है, सीधा याद रखना है कि मॉर्गन ने किसको किससे क्रॉस कराया। मॉर्गन ने जो है वो येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल को, येलो बॉडी वाली व्हाइट आई फीमेल को उन्होंने ब्राउन बॉडी वाले और रेड आई मेल से क्रॉस कराया और इंटर क्रॉस कराया। उन्होंने इसको इंटर क्रॉस कराया। F1 प्रोजेनी में क्या देखा? उन्होंने कहा कि दो जीन, मतलब जो रेशियो
इन्हें देखा कि जो मेंडेलियन रेशियो होता है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, दो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं कर पा रहे, और इन्होंने खुद बताया लिंकेज के बारे में, इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया, किसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन एक साथ एक ही दिशा में जाते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, दैट इज द लिंकेज। के लिंकेज को ब्रेक करने वाला केवल एक ही इवेंट होता है, वो होता है क्रॉसिंग ओवर, दैट ब्रेक द लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज इन्होंने बताया कि जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं ये फिजिकल एसोसिएशन में होते हैं, और ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही सेपरेट हो सकते हैं, ये लिंकेज को दर्शाते हैं। तो हम कहते हैं कि लिंकेज को सेक्स क्रोमोसोम में किसने खोजा था? थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा खोजा था इसको। के तो अब देखो बेटा एनसीईआरटी में फिगर 5.11, अब चूंकि ये बड़ा फिगर था हमारे डायग्राम में उतने स्पष्ट तरीके से ये आ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि आप इस फिगर 5 जो आपका फिगर 5.11 है गौर से देखिए, आपकी एनसीईआरटी में आपके नोट्स में की नोट्स में साफ साफ दे रखा है, उसको देखिए। आप देखें देख रहे हैं यहाँ पे बेटा मेल और फीमेल को देखिए, और आपको जो ध्यान रखना है, जो बेटा डेटा ध्यान रखना है, वो डेटा जो है वो आंकड़ा है ये, ठीक है, आपको जो डेटा ध्यान रखना है वो ये है आपका कि पेरेंटल टाइप 98.7%, रिकॉम्बिनेंट 1.3%, ठीक है ना। जब आपने देखो दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहां पे, ये कॉम्बिनेशन ए हो गया बेटा, ये कॉम्बिनेशन बी हो गया यहां पे, ठीक है ना। तो आप देखो कॉम्बिनेशन ए में जब आपने येलो व्हाइट को क्रॉस किया आपने वाइल्ड टाइप से, तो आपको 98.7% जो है वो पेरेंटल का कॉम्बिनेशन देखने मिला आपको, लेकिन जब आपने व्हाइट मिनिएचर को वाइल्ड टाइप से क्रॉस किया तो आपको 62.8 और 37.2% आपको रिकॉम्बिनेंट देखने मिला, ठीक है। आप बोलोगे सर बताओ इसको डिटेल में, तो अभी लिंकेज के डिटेल में हम नहीं जा रहे यहां पे, ठीक है, क्योंकि हमारे अभी इतने हम जो है वो रिवाइज कर रहे हैं बेटा बेसिकली, ठीक है ना। हमें बस ना रखें कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस के ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये एक एमपीक्यू है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि येलो व्हाइट को वाइल्ड टाइप से क्रॉस करने पे आपने कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन तुमको मिला, तो 1.3% रिकॉम्बिनेशन मिला। कितना परसेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला, तो 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला। लेकिन जब आपने जो है येलो मिनिएचर को व्हाइट मिनिएचर को आपने वाइल्ड टाइप से क्रॉस किया तो आपको क्या मिला बेटा, तो वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर। चलिए अब मॉर्गन के स्टूडेंट कौन थे, यानी कौन सा महान वैज्ञानिक मॉर्गन का स्टूडेंट था जिसने क्रोमोसोमल मैपिंग पे काम किया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट was a student of Thomas and Morgan and work on the genetic mapping। आ गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। तो वो थे अल्फ्रेड स्टूटेवेंट के, अल्फ्रेड स्टूटेवेंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या पाया, इन्होंने कहा कि जो भी क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज है, जो भी क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज है, यानी जब भी कभी लिंकेज होता है वहां पे हम क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है वो लिंक्ड कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, तो कहते हैं वो कि जो भी जो है गैमेट बनते समय जो भी क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज होता है वो जीन के बीच की दूरी को बतलाता है। 1% क्रॉसिंग ओवर मतलब 1 मैप यूनिट, 1% क्रॉसिंग ओवर 1 मैप यूनिट के बराबर है। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसके लिए यूनिट इस्तेमाल की, अपने गुरुजी का सम्मान रखा इन्होंने, सेंटी मॉर्गन यूनिट यूज की। उन्होंने कहा 1% क्रॉसिंग ओवर 1 सेंटी मॉर्गन 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो क्रोमोसोमल मैपिंग में काम किया था स्टूटेवेंट के। इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो रैखिक व्यवस्था में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो जो जीन का अरेंजमेंट है वो शो करता है परसेंटेज ऑफ वो उनका जो जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो एक निश्चित डिस्टेंस पे होता है, और जो क्रोमोसोम के बीच की जो दूरी होती है, क्रोमोसोम के में पर प्रेजेंट जीन के बीच की जो दूरी होती है वो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज के समानुपाती होती है। 1% क्रॉसिंग ओवर इक्वल टू दी 1 मैप यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, बात करते हैं कि अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एक अकेले डोमिनेंट जीन के बस की बात नहीं है, उनको बनाने के लिए कई सारे डोमिनेंट जीन काम करते हैं, और वो डोमिनेंट जीन जिस संख्या में प्रेजेंट होते हैं कैरेक्टर उतना अधिक इंटेंस दिखाई पड़ता है। जैसे हमें ह्यूमन बींग्स के बॉडी कलर की, ह्यूमन स्किन कलर की बात करें तो जो निग्रो होते हैं, निग्रो में ऑल 3 पेयर ऑफ जीन, यानी ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 पेयर ऑफ जीन की आवश्यकता है, ए बी एंड सी। तो निग्रो में कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी, सभी 6 के 6 एलील डोमिनेंट है निग्रो के अंदर के। एक निग्रो व्यक्ति में जो एकदम ब्लैक है उसमें कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी, सभी 6 के 6 एलील जो है वो 6 के 6 जीन जो है वो डोमिनेंट है, एकदम ब्लैक हो गया। फिर एक व्हाइट है यूरोपियन, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है,
ठीक है, हम इंडियंस हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तीन डोमिनेंट तीन रेसिव, तो गेहूं कलर के, ना तो हम उतने गोरे हैं ना उतने काले हैं, ठीक है, बीच के हो गए। तो जो भी हमारा जो वेरिएशन होता है, जो कंटिन्यूस वेरिएशन होते हैं, आप किसी में मान लो 4 डोमिनेंट एलील है, थोड़ा डार्क कलर होगा उसका, किसी में 2 ही डोमिनेंट एलील है, थोड़ा और फेयर होगा, किसी में 1 डोमिनेंट एलील है तो वो उतना फेयर नहीं होगा परंतु फेयर होगा, वो तो डिपेंड करता है। तो जो ह्यूमन स्किन कलर जो होता है, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहां पर जो भी कैरेक्टर होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने डोमिनेंट एलील, कितने डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है, क्लियर। कंट्रोल बाय दी 3 और मोर जीन्स, ह्यूमन स्किन कलर्स का एग्जांपल है। पॉलीजेनिक ट्रेट में जो फिनोटाइप होता है वो हर एक एलील के अपने कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है, और जो इफेक्ट होता है वो एडिटिव होता है। 2 एलील होंगे इफेक्ट अधिक होगा, 3 होंगे और अधिक होगा, 4 होंगे और अधिक होगा, तो जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन बढ़ेंगे उतना अधिक इफेक्ट देखने मिलेगा हमको, ठीक है बेटा, ठीक। प्लियोट्रॉफी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा। मैंने आपसे कहा जब एक जीन जो है वो जब एक जीन जो है वो एक से अधिक इफेक्ट को शो करता है, कैरेक्टर दर्शाता है, उसे प्लियोट्रॉफी कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है एक बीमारी, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो जन्मजात बीमारी होती है जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिक पाथवे गड़बड़ हो जाता है, उस बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोनुरिया। उसका नाम क्या है उस बीमारी का नाम बेटा? फिनाइल कीटोनुरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोनुरिया में जो कहता है कि एक जीन में म्यूटेशन होता है और उससे क्या होता है, एंजाइम फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो बन नहीं पाता है बेटा, और ये एक सिंगल जीन म्यूटेशन है। इस एंजाइम के ना बनने के कारण फिनाइल एलिनिन का टायरोसिन में परिवर्तन नहीं हो पाता, फिनाइल एलिनिन का टायरोसिन में परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो है फिनाइल एलिनिन जो है वो बॉडी में इकट्ठा होने लगता है और मेंटल रिटार्डेशन करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, मल्टीपल प्रॉब्लम को खड़ा करता है, मेंटल रिटार्डेशन करता है, हेयर और पिगमेंट का कलर चेंज कर देगा, एल्बिनो हो जाएगा, जो है वो हेयर व्हाइट पड़ जाएंगे, पूरे बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है, स्किन कलर भी डेवलप, मेलानिन पिगमेंट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि टायरोसिन से मेलानिन पिगमेंट बनता है, तो बन ही नहीं पाएगा वो। तो मतलब पूरा मेटाबॉलिक पाथवे रुक गया क्योंकि एक जीन डिफेक्टेड था, ठीक है। और उससे क्या क्या, उस जीन के डिफेक्टेड होने से, एक जीन के डिफेक्टेड होने से मेंटल डेवलपमेंट पे असर पड़ा, हेयर कलर पर असर पड़ा, बॉडी कलर पर असर पड़ा, ये सब क्या है, प्लियोट्रॉफी हो गया ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लियोट्रॉफी का एग्जांपल क्या है? फिनाइल एलिनिन बेटा, याद रखना है हमको, है ना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, है ना। थोड़ा सा बेटा जेनेटिक्स से होता है ना, उसमें थोड़ा सा आपको समझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए इन लेक्चर में थोड़ा वक्त भी लग सकता है ना। मैं आपको जितने भी कोर कॉन्सेप्ट है वो बतला रहा हूं आपको। बिलीव मी, पेपर जब आएगा ना तो जो हमने अभी डिस्कस किया है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ऑल नहीं बोलूंगा मैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि हम कोर कॉन्सेप्ट से डील कर रहे हैं कि एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन को बनाता है बेटा, ठीक है ना। आजकल क्या हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत मायना रखाते, इसलिए प्लीज की नोट्स को कम से कम 3 बार पढ़िएगा, की नोट्स को कम से कम 3 बार पढ़िएगा। स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है हमने शॉर्ट में जो कर रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्चुअल स्टेटमेंट को याद रखने में आपको हेल्प मिलती है उससे, ठीक है, क्लियर। रटने से काम नहीं बनेगा, समझोगे तो काम बनेगा बेटा, ठीक है। चलिए, पहली बार सेक्स डिटर्मिनेशन का क्लू मिला था हमें जब इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट चल रहा, जब बेटा जब जो है वो इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम हमें क्लू मिला था, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हैनकिंग ने 1891 में, ईयर भी याद रखना है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि जब ये इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को देख रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो मेल इंसेक्ट है वो 2 प्रकार के गैमेट बना रहा है। मेल इंसेक्ट जो है वो 2 प्रकार के गैमेट बना रहा है, एक गैमेट में एक डार्क स्टेनिंग बॉडी प्रेजेंट है, एक में नहीं प्रेजेंट है। इस डार्क स्टेनिंग बॉडी को उन्होंने क्या बोला, एक्स बॉडी बोला इन्होंने, जो बाद में एक्स क्रोमोसोम निकला। मतलब यह है कि इंसेक्ट में जब स्पर्म बनते हैं तो 2 तरह के स्पर्म बनते हैं, एक में एक्स क्रोमोसोम होता है और एक में नहीं होता है, ठीक है। पहली बार इन्होंने पता लगाया, दिस इज दी एक्स बॉडी, जो 50% स्पर्म में प्रेजेंट था, 50% में प्रेजेंट नहीं था के, और ये था एक्सओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब पहली बार जिस सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में एंड लिंग निर्धारण कैसे होता है, पहली बार इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट से मालूम चला था कि आधे इंसेक्ट के स्पर्म में एक्स होता है और आधे स्पर्म में एक्स नहीं होता है, ठीक है, जब स्पर्म बनता है, क्योंकि जो मेल होता है, मेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और वो या तो जब कभी कैरेक्टर सेग्रेट करता है तो वो किसी एक गैमेट के अंदर पहुंच जाता है, दूसरे गैमेट में नहीं पहुंचता है। तो 2 तरह के क्या गैमेट बनता है, एक एक्स क्रोमोसोम वाला और एक एक्स क्रोमोसोम नहीं वाला, जिसमें नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सओ, ओ का मतलब 0 यहां पे, ठीक है, क्लियर। तो यहां जबकि जो फीमेल इंसेक्ट में क्या होता है कि उसमें सभी एक के अंदर एक्स बॉडी देखने मिलती है, मतलब फीमेल एक्स होती है। तो फीमेल में जब भी गैमेट बनता है तो हर गैमेट के अंदर आपको एक्स बॉडी देखने मिलती है। तो इन्होंने कहा
कि ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेल हेट्रोगेमी, मतलब मेल दो तरह के गेमेट बनाता है, इसे मेल हेट्रोगेमी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ग्रास होपर इज द बेस्ट एग्जांपल के, तो हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा बेटा ग्रास होपर इज द बेस्ट एग्जांपल यहां पे, ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक। तो इंसेक्ट, तो याद रखना बेटा इंसेक्ट के अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो एक्सओ टाइप का होता है, और एग्जांपल इसका ग्रासहोपर है आधे। और इसका मतलब ये कि क्या मेल और फीमेल में क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहेगा, नहीं, मेल के पास केवल एक्स क्रोमोसोम रहेगा, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, मतलब मेल में हमेशा फीमेल से 1 एक्स क्रोमोसोम कम रहेगा और ऑटोसोम की संख्या बराबर रहेगी। ऑटोसोम मतलब वो क्रोमोसोम जो सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं। ऑटोसोम मेल फीमेल में बराबर होंगे, परंतु 1 एक्स क्रोमोसोम होगा मेल में और 2 होगा फीमेल में, तो मतलब ये हो गया कि यहां पे क्रोमोसोम का नंबर भी सेम नहीं रहेगा इंसेक्ट के अंदर, मेल में 1 क्रोमोसोम हमेशा फीमेल से कम रहेगा, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर देखें यदि हम, तो ह्यूमंस में हमको एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन देखने मिलता है आपको, ठीक है, बताया हुआ है आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, ठीक है। जबकि वर्ड्स के अंदर पक्षियों में क्या होता है, फीमेल 2 प्रकार के गेमेट को बनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के वर्ड्स के अंदर आपको ZW टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन देखने मिलता है, जो मेल है वो ZZ होता है, फीमेल ZW होती है, मतलब फीमेल एग जो है फीमेल में 2 प्रकार के होते हैं, Z वाला और W वाला, मतलब ये है कि फीमेल हेटेरोगेमिटी इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंग बात है, हनीबी के अंदर आपको हैप्लोडिप्लॉइड प्रकार का, हनीबी के अंदर आपको हैप्लोडिप्लॉइड प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन देखने मिलता है, मेल हमेशा हैप्लॉइड होता है, फीमेल हमेशा डिप्लॉइड होती है, कि हनीबी के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन को क्रोमोसोम के सेट से डिसाइड करते हैं, यदि क्रोमोसोम का एक ही सेट प्रेजेंट होगा तो मेल बनेगा जो हैप्लॉइड होगा और फीमेल जो है वो डिप्लॉइड होगी, ठीक है। मेल बनता है पार्थेनोजेनेसिस से, जब एग से सीधा डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बन जाता है, जब एग से बगैर फर्टिलाइजेशन के सीधा डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बन जाता है, दैट इज द पार्थेनोजेनेसिस, उससे मेल बनता है यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा म्यूटेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। पहले एक बार फटाफट, जब तक मैं एक जो है 10 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, पानी पीता हूं, तो मैं एक बार अपना फटाफट अपने कीनोट्स को एक बार पलटो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। एक बार कीनोट्स को देखो जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये माइक खराब नहीं हुआ है, ये पानी की बोतल निकाल रहा हूं मैं एक प्लास्टिक की थैली में से। चलो देखा, आगे बढ़े, ठीक है। चल, म्यूटेशन मतलब डेफिनेशन है सडन जेनेटिक चेंज, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप, अनुवांशिक ढांचे में अचानक से आने वाला परिवर्तन, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप म्यूटेशन है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा परिवर्तन जो क्रोमोसोम के अंदर हो, जीन के अंदर हो, क्रोमोसोम के नंबर में हो, द चेंज में भी इन क्रोमोसोम नंबर, वो भी म्यूटेशन है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया वो भी म्यूटेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है वो जो जीन के अंदर आया वो है, ठीक है, क्लियर। देखिए, इट रिजल्ट्स इन द अल्टरेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यदि जीन के अंदर डीएनए के अंदर परिवर्तन आएगा तो जीन के अंदर परिवर्तन आएगा, जीन के अंदर चेंज आएगा तो कैरेक्टर में चेंज देखने मिलेगा आपको, ठीक है। इससे डीएनए में वेरिएशन बन जाएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार जो है वो कोई डीएनए का सेगमेंट, अब भाई क्रोमोसोम का एक सेगमेंट यदि लॉस हो गया, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूट गया मान लो, तो बेसिकली क्या टूटा, जीन टूट के अलग हट गया, कुछ जीन हट गए वहां से, डिलीशन हो गया, कोई हिस्सा डबल हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, कोई हिस्सा टूट के गोल घूम के जुड़ गया, इन्वर्जन हो गया, कोई हिस्सा टूट के किसी और क्रोमोसोम से आगे जुड़ गया, ट्रांसलोकेशन हो गया। मतलब वो क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं, कोई भी क्रोमोसोम है वहां जाके जुड़ गया। मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें क्रोमोसोमल एवरेजन बोलते हैं, और वो चेंज भी जीन को असर डालते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम में है क्या, जीन ही तो प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी क्रोमोसोम में आती है, एब्रेजन क्रोमोसोम आता है, वो भी जीन म्यूटेशन ही है, जीन को अफेक्ट करता है वो, ठीक है, क्लियर। क्रोमोसोमल एवरेजन हमको जनरली कैंसर सेल में देखने मिलते हैं, कैंसर सेल में आपको क्रोमोसोमल एवरेजन जो है वो देखने मिलते हैं, याद रखिएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फिलडेल्फिया क्रोमोसोम, याद रखना, फिलडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलडेल्फिया क्रोमोसोम इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना बेटा, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन कहां होता है, ये आपके डीएनए में एक पर्टिकुलर बेस पेयर में जाके होता है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट, इट इज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द
पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, बेस पेयर को यदि आपने एक बेस पेयर को आपने डिलीट कर दिया है या एक को आपने ऐड कर दिया है तो पूरा का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस का क्रम जो है वो शिफ्ट हो जाता है पूरा, ठीक है। कभी भी जेनेटिक कोड में कॉमा नहीं होता है, कोई भी जेनेटिक कोड से मैंने आपसे कहा ना कि एक जेनेटिक कोड है ए, ठीक है, सी, जी, मान लो एक कोड, दो कोड, तीन कोड के। मान लो मैंने इसके सामने मैंने इसके सामने क्या किया, मैंने इसके सामने मान लो मैंने इसके सामने क्या किया, इसके सामने मैंने जो है वो एक टी ला के जोड़ दिया, टी ला के लगा दिया, मैंने टी लगा दिया, ठीक है। तो पहला कोड बन जाएगा आप TAA, CGC। अरे पूरे कोड बदल गए। तो पहले कोड क्या था, पहले कोड था AAA, GCG। अभी एक टी लगाया, कोड बदल गया यहां पे, क्योंकि कोई कॉमा नहीं होता है, पूरा फ्रेम रीड करता है। जब भी राइबोसोम रीड करेगा पूरा फ्रेम रीड करेगा, उठ के 1 2 3 वैसी क्रम शुरू होगा। अब मान लो उल्टा करते हैं, इसको हमने इसको हटा दिया, पहले वाले ए को हटा दिया, अब क्या हो गया AAC, CCG, फिर सीक्वेंस बदल गया। ये है फ्रेम शिफ्ट, यानी पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट कराता है। एक को ऐड कर दो या एक को आप डिलीट कर दो, पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा। दैट इज द फ्रेम शिफ्ट जीन म्यूटेशन, ठीक है। सबसे खतरनाक होते हैं वे सभी केमिकल जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, उन्हें हम म्यूटाजन बोलते हैं बेटा। ये केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर भी होते हैं, टेम्परेचर से भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी हम कहते हैं रेडिएशन से भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे म्यूटेशन जिनको हम इंड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलते हैं उनको हम, ठीक है। म्यूटाजेनिक एजेंट वो एजेंट है जिनका इस्तेमाल हम म्यूटेशन को प्रोड्यूस करने में करते हैं, ठीक है। याद रखिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर हो सकता है, इससे स्किन कैंसर हो सकता है, इससे स्किन कैंसर हो सकता है, इससे ये डीएनए को अफेक्ट करता है। डीएनए 2600 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट की होती है, ठीक है। जब कभी हमें किसी एनिमल में म्यूटेशन को इंड्यूस करना होता है तो हम एक्सरे का यूज करते हैं। जब कभी हमें प्लांट में म्यूटेशन को इंड्यूस करना होता है तब हम गामा रे यूज करते हैं। हमके याद रखिए, गामा रे का उपयोग करते हैं हम प्लांट में म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए, एक्सरे का उपयोग करते हैं एनिमल में म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए हम, ठीक है। अब चलो मटर के पौधे की बात समझ में आती है हमको, ठीक है, कि भाई मटर के पौधे की स्टडी करना है आपको, तो आपने कहा कि हाँ भाई हम कुछ महीने रुक के हम कल्टीवेट कर लेंगे। ड्रोसोफिला की करना है तो 2 वीक में लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है उसको, वो भी समझते हैं हम, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की स्टडी करना तो कैसे करेंगे? कारण यह है कि ह्यूमन बींग्स का तो भाई जो स्टडी कर रहा है उसका भी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान सामने वाले व्यक्ति के बराबर ही है। तो हम ह्यूमंस के बारे में इतिहास की बात करते हैं, उसके पूर्वज क्या थे, तो हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं पिडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए पिडिग्री एनालिसिस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम पिडिग्री एनालिसिस वर्ड का हम यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो पिडिग्री का मतलब होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिकॉर्ड की स्टडी करना, पता लगाना कि भाई इसके पूर्वज किस तरह के थे, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं थी, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं इसको मेडिकल में हम लोग, जब हम हालांकि फैमिली हिस्ट्री में हम मतलब ही पूछते हैं, हम 4 पीढ़ी आगे का नहीं पूछते हैं, पर जब पिडिग्री बनाते हैं तो हम 2 3 4 जनरेशन की बात करते हैं पूरी हम, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात है कि जो है मैंने गौर किया है कि जो इलाहाबाद है, आपका गया है, इन सब जगह पर जो है पंडे होते हैं, कई सारे पंडित होते हैं, पंडे बोलते हैं उनको। वो पंडे जो है ना पूरा हिसाब किताब रखते हैं। वो मुझे ध्यान है अच्छे से कि मैं मेरे पिताजी खत्म हुए थे तो मैं इलाहाबाद गया था उनके अस्थियों को लेकर। तो वहाँ पर मैं जिस पंडे से मिला, वो पंडा वहाँ का मतलब समझ लो कि विदिशा रीजन जो है, उस रीजन का पूरा हिसाब किताब उस पंडे के पास में था। तो मैंने उससे मिला, उसने मेरी पूरी फैमिली कि मेरे घर में कौन क्या था, किसकी कभी डेथ हुई थी, कब कौन था, कौन के साथ आया था, ठीक है, किस समय की बात है ना, पूरा उसने 2 3 पीढ़ी पहले का बता दिया उसने। वो इतिहास मुझे नहीं मालूम है अपने परिवार के बारे में, पर उस बंदे को मालूम है। ये उनका इंपॉर्टेंस है। मैं उनको एकदम व्यर्थ समझ रहा था पहले, अरे यार क्या बना रखा है, व्यवस्था पूरी है। लेकिन जब उसका रिकॉर्ड देखा मैंने कहा यार ये आदमी वर्थ है। ये आदमी, ये सोचो आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता था कि हमारे परिवार में एक हमारे परदादा जी जो थे, उनके उनके यहाँ पे डकैती हुआ, डाकुओं ने हमला किया और परिवार में कई लोगों को मार दिया, सोना चांदी लूट के ले गए, तो इतनी डेथ एक साथ हो गई थी उस समय। ये हमको नहीं पता था ये चीज, हमको वहां जाके कहानी मालूम चली। उसके पहले परदादा जी के जो पिताजी थे वो कहाँ से आके बसे थे एमपी में आके, वो कहानी मालूम चली। मतलब स्टोरीज आर, दे हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज, जिन हम गया के पंडों को या इलाहाबाद के पंडों को हम सोचते कि ये पता नहीं इनके क्या 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 का पूजा पाठ अनुष्ठान, उनके पास एक्चुअली में एक बहुत बड़ी चीज है, वो है रिकॉर्ड। और इस भाषा में लिखा है कि वो तुम नहीं पढ़ सकते उसको,
जाने कौन भाषा में डंडों में लिखा हुआ है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, वो सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, कोई लेके छाप भी नहीं सकता उसको, देंगे भी नहीं आपको, आप समझ भी नहीं पाओगे क्या लिखा है। इंटरेस्टिंग। खैर, पूछिएगा, पापा से पूछना, बताएंगे आपको, मम्मी पापा उनको पता होगा चीज, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन जेनेटिक्स स्टडी के लिए यूज करते हैं, फैमिली ट्री देखते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं बेटा, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर जीन के लेवल पे होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्रोमोसोम के नंबर के या क्रोमोसोम के लेवल पे होते हैं, ठीक है। देखो, जब भी कभी पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो मेल को शो करते हैं हम, सिंबल इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रॉबल क्वेश्चन एक इसमें आएगा, एक क्वेश्चन आएगा बेटा, मैं कह रहा हूं तुमसे, ठीक है, किसी को बताना नहीं, तुम याद रखना, ठीक है। मेल फीमेल, अब ये तो नहीं आएगा, पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक। आपको मैटिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स के कॉन्सिग्यूनियस मैटिंग, क्या क्लोज रिलेटिव के बीच में, ठीक है। फिर अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग की संख्या को ऐसे देखोगे, शो करता है कि 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो आपको याद जो है ना, तो ये पेडिग्री का जो सिंबल्स दे रखे हैं बेटा, जो पेडिग्री के सिंबल्स दे रखे हैं, एक बार इनको ध्यान से देख लेना बेटा, एक बार, है ना, पेडिग्री के सिंबल को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं, बेसिकली क्या होता है बेटा, एक जीन में म्यूटेशन होने के कारण होते हैं, ठीक है, कोई परिवर्तन आ गया जीन में, उससे होते हैं। डोमिनेंट या रेसिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं डिसऑर्डर ये, ठीक है। ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। हीमोफीलिया इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस मेंडेलियन डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसेमिया, सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ये सब नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करते हैं, पेरेंट से जो है वो बच्चों में पहुंचते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया की बात करें हम, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, दीज कैरेक्टर्स आर सेक्स लिंक कैरेक्टर, इसके जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें हम, सिकल सेल एनीमिया की बात करें हम, फिनाइल कीटोनुरिया की बात करें, थैलेसीमिया की बात करें, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन होते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पेडिग्री है, मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के सबसे इंपॉर्टेंट पेडिग्री चार्ट जो दे रखे हैं आपके आपके एनसीईआरटी में, वो दोनों जरा गौर से देख लो बेटा, ठीक है, दोनों गौर से देख लो जरा, ठीक है। पहला वाला चार्ट बता रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को बता रहा है वो, ठीक है। वो कह रहा है आपसे, जब भी तुम ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को देखोगे तो वो कैरेक्टर, ऑटोसोमल कैरेक्टर अपने आप को मेल और फीमेल दोनों में एक्सप्रेस करेगा बराबर संख्या, यानी ऑटोसोमल कैरेक्टर जो है वो, चूंकि वो ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, उसका एक्सप्रेशन मेल और फीमेल दोनों में होगा, वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्थाओं में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा वो हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इट इज एक्सप्रेस इन ईच एंड एवरी जनरेशन। देखो ध्यान से, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है वो, ठीक है ना। यहां क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके पेरेंट में नहीं था, करें इसके पेरेंट में वो प्रेजेंट से दिख नहीं रहा, ठीक है। देखो, जहां जहां भी कभी पेरेंट, किसी भी पेरेंट में ऑटोसोमल यदि प्रेजेंट है, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो वो अब बच्चों में देखने मिलेगा, ठीक है ना। मेल और फीमेल में बराबर फ्रीक्वेंसी में दिख रहा है। फिर दूसरा देखो आप, ठीक है, आप ऑटोसोमल रेसिव को देख रहे हो, रेसिव में याद रखना, पेरेंट कोई ना कोई ऐसी जनरेशन होगी जिसमें वो कैरेक्टर नहीं दिखाई, जैसे आप देखो, ये पेरेंट नॉर्मल है, पेरेंट जो है वो नॉर्मल दिखाई पड़ रहे हैं तुमको, देखो गौर से, नॉर्मल है पेरेंट, मतलब पेरेंट में कैरेक्टर छिपा हुआ है, तभी तो बच्चों में आ गया। बच्चों में कैसे आया, बच्चों में आया कहां से, पेरेंट से आया, पेरेंट में तो है ही नहीं वो, क्योंकि पेरेंट में वो रेसिव था, छिपा हुआ था, यहां पर पेरेंट में दिख रहा था आपको, ठीक है। तो रेसिव कैरेक्टर को पहचानने का तरीका ये कि वो कैरेक्टर हमेशा आपको कहां होगा, वो कैरेक्टर हमेशा, रेसिव कैरेक्टर को पहचानने का तरीका ये क्या है, वो कैरेक्टर हमेशा आपको जो है वो छिपा हुआ दिखाई पड़ेगा, एक ना एक पीढ़ी में छिपा होगा और सडनली अगली पीढ़ी में अपना एक्सप्रेस करेगा। देखो, यहां वो छिपा हुआ है, यहां वो छिपा हुआ है बेटा, देखो ना, और यहां पे वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आपको, यहां पे एक्सप्रेस कर रहा है, यहां पे एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, है ना। तो देखो, डोमिनेंट कैरेक्टर देखोगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट देखोगे, तो वो हर जनरेशन में जहां भी पेरेंट में है वो बकायदा दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। जब आप रेसिव को देखोगे तो एक पीढ़ी में एब्सेंट है, अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, ठीक है।
सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करें तो ये सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं। इसके एग्जांपल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के। अब ध्यान रखो बेटा, जब भी कभी आप सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करते हो तो हमेशा से मदर है एक्स एक्स, फादर है एक्स वाई, ठीक है। आदमी में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, आदमी में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यदि रेसिव एलील भी प्रेजेंट होगा, इसमें रेसिव एलील भी प्रेजेंट होगा, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। मतलब मेल में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यदि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, सेक्स क्रोमोसोम में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तो वो मेल में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी, ठीक है। मेल इज ऑलवेज रिसीविंग, यानी मेल जो होगा वो हमेशा, देखो लड़के को हमेशा वाई क्रोमोसोम मिलता है फादर से। भाई लड़का बनने के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, तो वाई हमेशा फादर से आता है। तो लड़कों को हमेशा एक्स क्रोमोसोम मां से मिलता है। तो मदर के पास यदि डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होगा, मदर यदि कैरियर होगी, तो सन के अंदर बीमारी देखने मिलेगी, ठीक है। डॉटर को एक्स क्रोमोसोम एक फादर से मिलता है और एक मदर से मिलता है, क्योंकि डॉटर में होते हैं दो एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम यदि डिफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, तो डॉटर होगी कैरियर, लेकिन बीमारी उसको नहीं होगी। तो एक्स क्रोमोसोम की वाले सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में फीमेल्स आर कैरियर और मेल्स आर जनरली अफेक्टेड, ठीक है, वो देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, इसका एग्जांपल है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। एमपीक्यू में कुछ क्वेश्चन आपको जो है वो दिए गए, तो वो आपको जब शैल मैडम एक्सप्लेन करेंगे तो इन चीजों को वो एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से वो, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख के समझना आप। बाकी मैंने पहले भी आपसे कहा कि पेडिग्री वाले और मेंडल इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस के लिए हम वीडियो का एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो एक बार उस वीडियो को देख लेंगे बेटा, ठीक है ना। बाकी तो जो बच्चे साल भर पढ़े हैं वो तो रिवाइज कर सकते हैं, उन्हें मालूम है कि सर मैं क्या बता रहा हूं बेटा, ठीक है। देखिए है ना, ये हमने देखा ऑलरेडी ऑटोसोमल वाला। ये देखो कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है बेटा, ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड एंड ग्रीन कोन ऑफ द आई रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो बेटा कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत होती है, क्योंकि कोन में डिफेक्ट होता है। याद रखना इसके जो जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर देखने मिलते हैं। इट इज ए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और इसकी संभावना मेल में होती है 8% मेल अफेक्टेड, 8% मेल में होती है और फीमेल में होती है 0.4%, ठीक है। देखो कितना बड़ा फर्क है, ठीक है, मेल में 8%, फीमेल में 0.4%, ठीक है। हीमोफीलिया की बात करें, यह भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है बेटा। देखो कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, हीमोफीलिया भी हीमोफीलिया भी क्या है, वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है बेटा, ठीक है। इसमें सिंगल प्रोटीन जो होता है जो कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए देयर इज अ रिएक्शन के फैक्टर 8 फैक्टर 9 के रिएक्शन होती है, कई सारे फैक्टर काम करते हैं। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखा हुआ है कि ब्लड की क्लॉटिंग एक कैस्केड में होती है, मतलब चेन ऑफ रिएक्शन में होती है। वहां पर एक भी फैक्टर दिए, फैक्टर 9 नहीं बना, फैक्टर 8 नहीं आया, हैगमैन फैक्टर नहीं आया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, कोई एक फैक्टर जो है वो नहीं बनता है और उसका जीन कहां होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा इसमें, ठीक है। और ऐसा देखा गया था क्वीन विक्टोरिया के रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में क्वीन विक्टोरिया की प्रोजनी में उनके बाद जो जनरेशन आई उनमें एक कैरेक्टर देखा गया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज ए ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ये जोड़ा मिलाने आएगा, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, ये मैच दी कॉलम में आएगा बेटा, मैं कह रहा हूं तुमसे, नोट कर लो इसको, के तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज होती है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो वास्तव में इसमें जो है सिर्फ इसमें एक जेनेटिक कोड में चेंज आता है यहां पे। और क्या होता है यहां पर जो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन वाला एमाइनो एसिड जो है वो बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे, यानी हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा चेन होती है, बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन, ग्लूटामिक एसिड को जो है वो वैलिन से रिप्लेस कर दिया जाता है बेटा, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे जो ग्लोबिन प्रोटीन बनता है वो वहां पर एक्चुअली में हुआ क्या होता है, GAG कोड को GUG से बदल गया होता है। GAG इज द कोड फॉर द ग्लूटामिक एसिड एंड GUG इज द कोड फॉर द वैलिन, के एक फर्क आया, यानी एडेनिन की जगह पर यहां पे यूरेसिल आके जुड़ गया, यहां पे इतना फर्क आने पर जो है, और एक्चुअली जीन के लेवल पे जो है, जीन के लेवल पे क्या हुआ, थाइमिन की जगह पे यहां पे एडेनिन आ गया, यहां पे भाई परिवर्तन तो जीन में आया होगा ना, यहां तो mRNA के कोड दे रखे हैं, इसलिए डायग्राम देखोगे तो ज्यादा स्पष्ट क्लियर होगी पिक्चर, ठीक है। तो जो एमआरएनए में कोड बदल गया, इसलिए जो है वो एक अमाइनो एसिड बदल गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि ऐसा हीमोग्लोबिन बना जो मुड़ जाता है,
सिकल शेप का जाता है, यानी जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा वो, तो प्रॉपरली काम आरबीसी का शेप बदल जाता है। ठीक है, देखो गौर से देखिए रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये ना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन देखिए, GAG के mRNA बना GAG, ग्लूटामिक एसिड का कोड बना। देखो नॉर्मल चेन को देखिए जरा, है ना, नॉर्मल चेन को जरा गौर से देखिए जरा, है ना, नॉर्मल चेन को गौर से देखिए। ठीक है, इसके बाद डिफेक्टेड चेन पे आते हैं हम। देखो बेटा क्या फर्क पड़ा, एडेनिन की जगह पे आ गया थाइमिन, देखो ये बदल गया ना। ठीक है, एडेनिन की जगह पे आ गया थाइमिन। ठीक है, कोड बदल गया, GAG से कोड हो गया GUG कोड हो गया ये, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल होगा, कोड बदल गया यहां पे। ठीक है, कोड बदला बेटा, है ना, कोड बदला तो यहां पे क्या हो गया, ये वैलिन आ गया यहां पे, तो मतलब GAG की जगह पे GUG हो गया। ठीक है, GAG की जगह पे यहां पे GUG हो गया बेटा, है ना। ठीक है, कोड बदल गया, कोड बदला इसलिए क्या हो गया, इसलिए जो है वो हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड हो गया। तो आप देखो नॉर्मल आरबीसी को देखो और डिफेक्टेड आरबीसी को देखो आप, है ना। ठीक है, देन फिनाइल कीटोनुरिया की बात करते हैं, ये भी ऑटोसोमल रेसिसिव ट्रेट है बेटा। इसमें एक एंजाइम बताया मैंने आपको कभी, फिनाइल एलिन जो है वो उसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम जो है वो डिफेक्टेड होता है बेटा, बन नहीं पाता है, इसलिए जो है फिनाइल एलिन बॉडी में इकट्ठा होने लगता है और ये ब्रेन पर असर डालता है, मेंटल रिटार्डेशन करता है। ठीक है, फिर देखो दिखाई फिनाइल कीटोनुरिया में फिनाइल एलिन एंजाइम है, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज के, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज पीएच एंजाइम जो है नहीं बन पाता, इसलिए टायरोसिन जो है वो बन नहीं पाएगा, टायरोसिन नहीं बन पाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, बॉडी कलर पिगमेंट नहीं बनेगा। ऑलरेडी बात किया हमने इस पे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है इसका जीन, है ना। देखो ये पूरा पाथवे नहीं, ये पूरा पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, पूरा पाथवे ये वाला ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम किस पर, थैलेसेमिया। ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज है बेटा थैलेसेमिया। याद रखो थैलेसेमिया में क्या होता है बेटा कि जो यहां पर जो प्रोटीन चेन मैंने जो आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर जो अल्फा और बीटा चेन होती है ना बेटा, उनकी संख्या कम होती जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन होने पे क्या होता है, यदि अल्फा चेन कम बन रही है तो अल्फा थैलेसेमिया हो गया है, बीटा चेन कम बन रही तो बीटा थैलेसेमिया हो गया है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे फर्क ये पड़ता है कि यहां पर म्यूटेशन होने पर जो है वो डिलीशन होने पर क्या होता है कि जो ग्लोबिन चेन होती है अल्फा या बीटा चेन होती है, अल्फा फॉन्ट मिसिंग है, अल्फा एंड बीटा चेन जो होती है वो संख्या में कम बनती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है इससे, जिससे एक एनीमिया होता है। अल्फा थैलेसेमिया का मतलब क्या है, अल्फा चेन संख्या में कम है। बीटा थैलेसेमिया का मतलब क्या है, बीटा चेन संख्या में कम है। अल्फा थैलेसेमिया होता है क्रोमोसोम नंबर 16। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग के, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेसिफिक तरीके से दे रखा है, एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा के, बहुत स्पेसिफिक दे रखा है, एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है के। अल्फा थैलेसेमिया में क्या होता है बेटा कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर HbA1 और HbA2 जीन जो होते हैं वो लिंक जीन है, वो डिफेक्टेड होते हैं। बीटा थैलेसेमिया में क्या होता है कि एक सिंगल जीन होता है, HBB1 जीन होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, वो डिफरेंट होता है। तो बेटा प्लीज रिमेंबर के, एंड ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा थैलेसेमिया का जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे है, अल्फा थैलेसेमिया का जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पर है, याद रखना। ठीक है, भूलना नहीं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैलेसेमिया जो है वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, भाई क्वांटिटी का प्रॉब्लम है ना, क्वालिटी की बात नहीं है यहाँ पे कि बीच अल्फा चेन अच्छा नहीं बना या बीटा चेन अच्छा नहीं बना, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर बात है कि कम बन रहा है, तो क्वालिटेटिव वाली बात है, क्वांटिटेटिव बात है, क्वांटिटी की बात है, क्वांटिटी। जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है कि चेन तो बराबर संख्या में बन रहा है लेकिन डिफेक्टेड बन रहा है, वो क्वालिटी की बात है। तो सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, दिस इज स्टेटमेंट MPQ। ठीक है, याद है, याद रखना। अब आते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मान लो हमारे सबके पास में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम अधिक हो गया ट्राइसोमी। ठीक है, एक क्रोमोसोम अधिक हो गया तो 2n+1 ट्राइसोमी। ठीक है, 2n-1 मोनोसोमी, 2n+1+1 डबल ट्राइसोमी, 2n-1-1 डबल मोनोसोमी। ठीक है, 2n+2 टेट्रासोमी। अब ये 2n+1 को ट्राइसोमी क्यों बोल रहे हैं, अरे नॉर्मली दो क्रोमोसोम होते हैं, नॉर्मली 2 क्रोमोसोम होते हैं,
और एक और जुड़ गया उसमें आके, तो कुल कितना हो गए? 3 हो गए। कुल कितने हो गए? 3 हो गए, तो ट्राइसोमी। ठीक है ना? तो जब कभी क्रोमोसोम के सेट में परिवर्तन एक या दो क्रोमोसोम में होता है, कुछ क्रोमोसोम की संख्या में होता है, उसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, उसको बेटा एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है। पॉलीप्लॉइडी में पूरा क्रोमोसोम का सेट डबल जाता है। ठीक है, 2n 3n 4n 5n, तो पूरा सेट डबल हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे उसको। ह्यूमंस में देखने नहीं मिलता है। ठीक है। ट्राइसोमी 2n+1, मोनोसोमी 2n-1। ठीक है। जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करें हम। ठीक है। डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर ऑफ, अब याद रखना ये भी मैच करने आता है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये बाजू में लिखा होता है जीनोटाइप XO XXY ट्राइसोमी, तो तुमको मैच करना होगा। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला? डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, 23rd पेयर होता है हेट्रोसोम सेक्स क्रोमोसोम के। 21st पेयर पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, 21st ट्राइसोमी बोलते हैं इसको आप। और क्रोमोसोम नंबर 21 पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, 2n+1 कंडीशन होती है। 21st पेयर पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, 2n+1 कंडीशन होती है। ठीक है। पहली बार इसको लैंगडॉन डाउन ने बताया था 1866 में। और ऐसे अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं वो उनका साइज छोटा होता है, हाइट, उनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है, और उनका सिर जो एकदम गोल होता है। ठीक है। और जीभ में एक फरो होता है, जीभ में एक फरो, ये कैरेक्टर याद रखना है। फरो टंग होती है, शॉर्ट स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है। पार्शियली मुंह उनका क्लोज नहीं कर पाता, पार्शियली माउथ उनका ओपन रहता है। पाम ब्रॉड होती है और एक लंबी सी लकीर दिखाई पड़ती है, पाम क्रीज, यानी कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज दिखाई पड़ती है। ठीक है। और इनका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट इमेज। ठीक है। पाम क्रीज देख रहे हैं बड़ी सी, मैनी लूप दिखाई पड़ते हैं फिंगर टिप में, फ्लैट बैक होता है हेड का, ब्रॉड फ्लैट फेस्ट के, बिग एंड रिंकल टंग, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है इनमें। इनमें लंबा समय तक बच्चे सर्वाइव ये कर नहीं पाते। इनमें जो जन्मजात हृदय रोग भी इनमें हमको देखने मिलते हैं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी हमको इनमें देखने मिलती है। ठीक है। देन कम टू द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। कई सारे मेल ऐसे जो इन्यूक्स होते हैं ना, इन्यूक्स जो होते हैं, जिनको कॉमन लैंग्वेज में लोग जो है वो हिजड़ा बोलते हैं, वर्ड अच्छा नहीं है, मिसयूज्ड वर्ड है। पर एक बात बता रहा हूं मैं आपसे, वो भी वहां पे भी दो कैटेगरी होती है। ठीक है। XXY एंड XO। XXY में क्या होता है कि उसमें एक X क्रोमोसोम होता है। देखो एक जनरल बात बता रहा हूं मैं, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है ना। XY तो मेल का है, XXY तो उसमें ऐसा मेल होगा जिसमें बहुत सारे फेमाइन कैरेक्टर जाएंगे, ऐसा मेल होगा जिसमें बहुत सारे फेमाइन कैरेक्टर जाएंगे। देखो बेटा, इसका मतलब ये, इसको ट्रांसजेंडर से कंफ्यूज मत करना आप, कि प्लीज डोंट कंफ्यूज विद ट्रांसजेंडर, गे, उससे कंफ्यूज मत करना। LGBT इसलिए मत करना कंफ्यूज, क्योंकि वो वहां पर साइकोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सी दूसरी चीजें होती है। कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति यदि जो है उसका इंक्लिनेशन जो है वो मान लो मेल टू मेल इंक्लिनेशन है तो वो XXY ही होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है। क्लियर? वो अलग चीज है, उसको हम यहां कनेक्ट, अभी हम जेनेटिक्स की बात करें। XXY में द मेल इज हैविंग फेमाइन कैरेक्टर, गायनेकोमेस्टीजिया होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, उसमें लंबा होगा, हाइट लंबी होगी, लेकिन प्रॉपर सेक्सुअल डेवलपमेंट मेल कैरेक्टर का हो नहीं पाएगा उसमें। दिस इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है सेक्स क्रोमोसोम में, मतलब 44 क्रोमोसोम प्लस XXY होगा उसमें। ठीक है। क्लियर? मैस्कुलिन डेवलपमेंट, फेमाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टीजिया, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इन मेल, और स्ट्राइल होंगे, बच्चे नहीं हो सकते इनके। ठीक है। ये आप देख रहे हो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड दिस इज द टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? फीमेल में एक ही X क्रोमोसोम होगा, XX होता है, एक ही X क्रोमोसोम होगा उसमें। ठीक है। शॉर्ट स्टेचर होगा उसमें, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक हो। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होंगे केवल, एक X क्रोमोसोम कम होगा, और इसके कारण क्या होगा? फीमेल स्ट्राइल होंगी, ओवरी रुडिमेंट्री, ओवरी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगी, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इनमें नहीं होंगे। ठीक है। ये देखने मिलता है हमको टर्नर सिंड्रोम में, हमको ये देखने मिलता है। ठीक है। अब बताओ, यहां पर 1 घंटा 42 मिनट 45 सेकंड में हमने पूरा जेनेटिक्स को एक बार देखा। हमने एक एक लाइन, एक एक चीज को ध्यान से देखा, हमने सारे कोर कॉन्सेप्ट बेटा हमने कवर किया, और मैंने बहुत जल्दी कोशिश किया कवर करने का। ठीक है ना। पर बेटा सब्र से मेरी बात सुनो, जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पर लेक्चर की ब्रीफिंग होने के बाद भी काम बचा होता है। तो प्लीज जो MPQ लेक्चर है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। उनके क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है। जो मैडम ने एक्सप्लेन किया उसको ध्यान देखिएगा, और
जो आपकी हेल्प के लिए मेंडलियन डिसऑर्डर जो मेंडलियन के ऊपर, अब देखो बेटा क्या हो गया, थोड़ा सा जो है मतलब हम लोग जो रेगुलर क्लास में क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाके भी पढ़ते हैं, खूब सारा मेहनत करते हैं रेगुलर क्लास में, तो वहां पे हम पीडिग्री वाले क्वेश्चन भी लगाते हैं, खूब सारे मेंडलियन इनहेरिटेंस के क्वेश्चन भी लगाते हैं, नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस के क्वेश्चन भी लगाते हैं, ताकि कुछ भी क्या बोलते हैं उठा पटक हो, कोई भी पैटर्न में बदलाव हो तो एकदम झटके से हमारा बच्चा फोड़ के जाएगा। ठीक है, हम 720 के लिए तैयारी करते हैं, 360 आउट ऑफ 360 की तैयारी करते हैं। क्रैश कोर्स में हमारा पर्पज ये है, वी शुड गो फॉर एज मैक्सिमम एज क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ पहुंचना है हमको। ठीक है, तो आपको लगता है देखना है आपको तो देख सकते हैं, आपको मैं वीडियो का प्रोवाइड करवा दूंगा बोल के, है ना, उसको कि उस हिस्से को मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू डलवा दूंगा उसको मैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जो बच्चे रेगुलर बैच में पढ़े हैं उनको जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी कर चुके, आपको अपना रजिस्टर देख के बेटा रिवाइज करना है आपको। ठीक है, जो सिर्फ क्रैश कोर्स में है तो बेटा अभी जो बताया गया उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है ना, अभी बहुत डिटेल में जाने की कोशिश मत कीजिए। क्लियर, चलिए, तो बताइएगा जरूर कि रिकॉर्डिंग क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मतलब चलो, है ना, तो मिलते हैं बेटा हम अगली क्लास में ना, आगे बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। चलो ठीक है, पढ़ना बेटा अच्छे से, मेहनत करना, बाय बाय।